जो व्यक्ति लाइफ में सेटिस्फाई हो गया ना, उसकी ग्रोथ रुक गई, उसने अपनी ग्रोथ पे कांटा मार दिया। अगर मान लो कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है तो नॉर्थ ईस्ट में इम्बैलेंस होगा, कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में दिक्कत होगी। जो आपका बेडरूम है वहाँ पर मिरर नहीं होना चाहिए, तो उसकी सही डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? मिरर हो सकता है बेडरूम में, बट उसके अंदर आपके बेड की रिफ्लेक्शन नहीं आनी चाहिए। आपका दिया हुआ वो 10 रुपए का नोट, अगर उस व्यक्ति ने उससे आटा खरीदा तो आपके कर्मों में वो आटे का पुण्य ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर उसने बीड़ी का बंडल या शराब खरीद ली या गांजा खरीद लिया, कुछ भी खरीद लिया ना, उल्टा नशे का सामान खरीद लिया, तो आपके कर्मों में वही ऐड हो जाएगा, जाने अनजाने। बहुत से बच्चे जो होते हैं वो स्टडी में बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। बहुत से पेरेंट्स बहुत सी रेमेडीज भी करते हैं, लेकिन फिर भी बच्चा कमज़ोर का कमज़ोर ही है। उस स्थिति में क्या किया जाए? कंसीव करने के लिए जो मेल स्पर्म और फीमेल एग जो आपस में फर्टिलाइज होते हैं, उनकी दिशा है नॉर्थ वेस्ट। विदस के एक और पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनु वर्मा। विदस में आज बात होगी वास्तुशास्त्र की। हम सभी जानते हैं कि वास्तुशास्त्र से हम अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकते हैं। अगर वास्तुशास्त्र के तरीकों को हम सही ढंग से जान लें तो हम अपने जीवन में पॉजिटिव एनर्जी ला सकते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम अपने जीवन में वास्तुशास्त्र को क्यों अपनाएं, हम ये जो काम है इसे क्यों करें, आखिर इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो आज हम आपको लॉजिक भी बताएंगे कि वास्तुशास्त्र के जो नियम हैं उनके पीछे क्या क्या लॉजिक होता है। क्योंकि आज जिन एक्सपर्ट को हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है वो है अभिषेक गोयल जी। अभिषेक गोयल जी एक जाने माने वास्तु एक्सपर्ट हैं। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं उनसे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू आवर शो। नमस्कार सर। सर, हम सभी जानते हैं कि अगर वास्तुशास्त्र को हम अपने जीवन में सही ढंग से अपनाते हैं तो हम अपने जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। आज की लाइफ में वास्तुशास्त्र हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों हो गया है? ज़रूरी कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट हाँ ये है कि अगर आप वास्तु को फॉलो करो तो जो आपकी ग्रोथ का ग्राफ है वो 10x, 20x, 100x हो सकता है। दैट्स इट। और जाने अनजाने में, जैसे मान लो अगर कोई व्यक्ति ग्रो कर रहा है और उसको वास्तु का नहीं पता तो उसकी वास्तु बढ़िया है, और अगर कोई व्यक्ति जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं तो उसकी लाइफ में कोई ना कोई इम्बैलेंस है। तो बस हमारा कहना ये है कि एक चीज़ को आप ट्राई करो, अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको फॉलो करो और बस ग्रो करो लाइफ में। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो हर एक चीज़ के लिए वास्तुशास्त्र का यूज़ करते हैं। अगर उन्हें नया घर खरीदना है या फिर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके लिए वास्तुशास्त्र का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये है कि उस पर उनका जो विश्वास है वो बहुत ज़्यादा है, और इससे जैसे आपने कहा कि ग्रोथ होती है, तो हमारी ग्रोथ होना जाहिर सी बात है। विश्वास एक व्यक्ति का कब डेवलप होता है? जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने एक व्यक्ति से सलाह ली जी, उसने आपको बोला कि यार ऐसे करके ऐसे करो, और आपने वो काम वैसे किया और आपको उस काम में सक्सेस मिली जी, तो आप बोलोगे यार उसने मेरे को सलाह दी थी तो मेरे को अच्छा लगा। आपने दोबारा उससे पूछा, उसने फिर सलाह दी, फिर आपको सक्सेस मिली, तो आपका ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा, उसमें विश्वास डेवलप हो जाएगा और आप सारा काम उनसे पूछ के करोगे। जिन लोगों की आप बात कर रहे हो ना, जो बिना वास्तु के चलते ही नहीं जी, वो इससे नहीं चलते क्योंकि उनको इसकी शक्ति के बारे में पता है, उन्होंने मिरेकल्स देखे हैं लाइफ में। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे घर वाले बिल्कुल एंटी वास्तु थे और मेरे घर वालों में मैं भी शामिल था जी, 2010 तक, क्योंकि तब तक मैंने वास्तु के बारे में जाना नहीं था, उसको मैंने पढ़ा नहीं था। 2011 में मेरी वास्तु की जर्नी शुरू हुई। सबसे पहला बदलाव, अब मैं वास्तु सीख के अपने घर में ही करूँगा ना, हाँ जी, मैंने अपने घर में सबसे पहला बदलाव किया। उस बदलाव से जब मेरे घर वालों ने कुछ रिजल्ट्स देखे तो उनका थोड़ा थोड़ा ट्रस्ट डेवलप होना शुरू हुआ। ठीक है, अब कई बार ऐसा हुआ, जैसे मान लो मैंने अपने घर वालों को बोला, मैंने कहा जी यहाँ पे ये मत रखो नहीं तो ये नुकसान होगा। तो अब क्या होता है ना, कई बार बंदा परेशान हो जाता है, कहते यार तू ना यार बाहर कर घर में, ठीक है जी जैसे आपको करना है करो। ठीक है। क्योंकि क्या है ना, मैं डेस्टिनी पे बहुत बिलीव करता हूँ। अगर कोई व्यक्ति नहीं मान रहा तो मैं ये सोच लेता हूँ कि फिर ऐसा ही होना होगा, कर लो। ठीक है। जब उन्होंने वही सेम नुकसान देखे जो मैंने बताए थे, फिर वो कह रहे यार ये कह तो रहा था भाई, और जब वो मेरे हिसाब से चलने लगे तो उनका ट्रस्ट डेवलप हो गया। अब
मेरा जो फ्रेंड सर्कल है, मेरे जो रिश्तेदार हैं जो वास्तु को नहीं मानते थे, जी। अगर आज भी वो वास्तु को नहीं मानते ना, वो मेरे को मानते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरा सफर देखा है ना। मतलब जहां मेरी जर्नी वास्तु की शुरू हुई 50 गज के मकान से 2011 में, आज 360 गज का महल टाइप बना रहे हैं। तो उन्होंने मेरी जर्नी देखी है, उन्होंने सब कुछ देखा, बोला भाई इसने किया है ना। मेरे भाइयों की ग्रोथ देखी है, अकेला ये थोड़ी कि मैं ही ग्रो कर रहा हूँ, मेरे फादर की ग्रोथ। तो जब एक बंदा ग्रोथ देखता है, उसका ट्रस्ट डेवलप हो जाता है उसके अंदर। तो अगर किसी का 25 गज का घर है तो वो भी ये सोच सकता है कि वो 100 गज का घर लेगा या फिर 150 गज का घर लेगा, अगर सही तरीके से वो वास्तु के नियमों का पालन करता है। तो पहले बात तो मैं आपको बताऊं, कोई सोचता ही नहीं है, ये सोच ही नहीं आती। क्योंकि जो व्यक्ति 25 और 50 गज के घरों में रह रहे होते हैं ना, आपने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा है मेरे से जी। लेकिन जो रियलिटी पता है क्या है, कोई सोचता ही नहीं। मैं भी नहीं सोचता था। और अगर सोचे तो सोचे तो हो जाएगा, सोचोगे तो होगा, क्योंकि जब सोचोगे तो ही तो उस पर काम करोगे ना। लेकिन कोई सोच ही नहीं रहा। जैसे आज की डेट में मैं एक आपको बात बताता हूँ, मैंने अपनी पहली लाइफ की जो गाड़ी खरीदी अपने पैसों से, वो मैंने 2012 में खरीदी, स्कोडा रैपिड। उस टाइम आई थिंक उसका टॉप मॉडल 12 साढ़े 12 लाख रुपए का आया था। 2012 से लेकर 2023 तक की जो मेरी जर्नी रही ना, स्कोडा भी आई, फिर उसके बाद मैंने दूसरी गाड़ी अपनी खरीदी फॉर्च्यूनर। तब मैं ये सोचता था कि मैंने कहा यार, ये जो लोग 1-1 करोड़ रुपए गाड़ी पे खराब कर देते हैं, बेवकूफ होते हैं क्या? अच्छा। मतलब क्या ये पागल हैं? 2024 में ना मुझे ये था कि मेरे को भी लेनी है। जब 2024 में मैंने खुद ने खराब किए तो पता चला कि नहीं, ये खराब नहीं होते, ये पैसे खराब नहीं होते, ये आपकी लेवल को अपग्रेडेशन करने के लिए है। ठीक है, एक बार मेरे को हिम्मत, मतलब मेरे को हो नहीं रहा था, मैं कहा क्यों खराब करने, क्योंकि क्या है ना, हमारी फैमिली में बंदे कहते हैं भाई जमीन खरीद ले तू, है ना। माइंड सेट ही होता है यार, क्यों खरीदनी यार, गाड़ी यहाँ से वहां तक ही तो जाना है, जमीन खरीद ले। एक बार जमीन खरीद ली, 2 बार जमीन खरीद ली, तीसरी बार भी जमीन खरीद ली गाड़ी के पैसों से। मैं कहा पापा बोला, मैंने कहा पूरी जमीन ही खरीदते रहेंगे क्या, एक बार मजे तो लेने दो जिंदगी के। कह रहे चल तू इस बार गाड़ी खरीद ले। तो अब किया, तो अब वो लेवल ना सेट हो चुका है, अब अगला लेवल उससे ऊपर ही होगा। ठीक है, तो पहली बात तो कोई सोचता ही नहीं, क्योंकि 25 और 50 गज के घरों में जो लोग रह रहे होते हैं ना, उनके साथ एक मेजर इशू क्या है, मेजर प्रॉब्लम क्या है, उनको जो गाइडेंस मिलती है ना, चाहे वो पेरेंट्स से मिले या चाहे वो अपने आसपास के मेंटालिटी से वो गाइडेंस मिले, तो वो गाइडेंस ये मिलती है कि भाई अपने को सरवाइव करना है बस लाइफ में। सही कहा आपने, अपने को सरवाइव करना है। मतलब 50 गज में रहने वाला व्यक्ति ये नहीं सोचता कि मेरे को 25 लाख की रोलेक्स लेनी है या मुझे 1 करोड़ की गाड़ी खरीदनी है, वो सोचता ही नहीं है। वो ये नहीं सोचता कि मुझे 20 करोड़ के घर में जाना है। 50 गज वाला व्यक्ति हमेशा ये सोचता है कि मेरा घर 2 BHK से 3 BHK हो जाए। इससे ऊपर की सोचना भी बड़ा मुश्किल है। जो सोच लेता है वो कर लेता है जी। तो मेरे को तो यही था, मैंने कहा भाई लेंगे तो फिर बड़ा ही लेंगे, फिर अब ये बीच का छोड़ दो आप। तो बस, तो सोचना बहुत ज़रूरी है। और रही वास्तु की बात अगर हम करें, तो देखो, चाहे आप 1 BHK में रहो, चाहे आप 2 BHK में रहो, चाहे आप एक बड़े मैंशन में रहो, वास्तु हर जगह लागू होता है। लोगों का ऐसा सोचना है कि मान लो भाई मेरे घर में 1 BHK है जी, अब दिशाएं 16 है, ठीक है, 1 BHK का नक्शा भी A4 साइज के पेपर पे प्रिंट आएगा वर्किंग होने के लिए। हाँ जी, एक बड़े मैंशन का नक्शा भी 1A4 पे ही प्रिंट आएगा जी। 1 BHK में टॉयलेट सीट इतनी बड़ी दिखेगी, मैंशन में इतनी सी हो जाएगी, क्योंकि उसमें और बहुत सारी चीजें हैं। भाई दिशाएं तो 16 आपने उसी पे मारनी है ना। 1 BHK पे भी आपने 16 दिशाओं का ग्रिड मारना है और मैंशन में भी आपने 16 दिशाओं का ग्रिड मारना है। अब होता क्या है, 1 BHK में जो लोगों को नॉलेज नहीं है वो क्या है, कहते हैं यार अगर आपने बोला कि भाई तुम्हें नॉर्थ में सोना है जी, लेकिन मेरे घर में नॉर्थ में जगह ही नहीं है सोने की, तो भाई मेरा वास्तु नहीं हो सकता। मेरे घर में मैं तोड़फोड़ कैसे करूं, मैं टॉयलेट यहाँ से यहाँ लेके जा ही नहीं सकता, मैं किचन इधर बना ही नहीं सकता, मेरी एंट्रेंस चेंज नहीं हो सकती। भाई बड़े घर में मैंशन में तो तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारा 50 फीट का फ्रंट है, तुम्हारे को ये एंट्रेंस अच्छी नहीं लग रही, तोड़ के यहाँ बना लो, हो जाएगा। ऐसा करना ही नहीं है अपने को। तो पहली बात तो तोड़ फोड़ नहीं करनी जी, जो आपकी एंट्रेंस जहाँ पे है, जो आपकी किचन जहाँ पे है, जो आपका टॉयलेट जहाँ पे है, वो एज इट इज बैलेंस होता है। ठीक है। दूसरी चीज रही बेडरूम की बात, बेडरूम क्यों सजेस्ट किया जाता है, आपको एक पर्टिकुलर दिशा में वास्तु अनुसार सुलाया क्यों जाता है।
ताकि उस दिशा के इफेक्ट आपको मिले। जैसे 24 घंटे होते हैं, 24 में से मोटा मोटी आप 8 से 9 घंटे सोने में व्यतीत करते हो, 7 8 9 यही साइकिल है। कोई 7 घंटे, कोई 8 घंटे, कोई 9 घंटे। दिशा चूज इस हिसाब से की जाती है कि एक पॉजिटिव दिशा में जब आपको 8-9 घंटे रखा जाएगा तो जो यूनिवर्स है ना उसको कमांड जाएगी कि भाई इसकी पत्री के हिसाब से ये पैसे की दिशा है और ये यहाँ सो रहा है तो इसको पैसे दो, इसको पैसे दो। तो 9 घंटे यूनिवर्स आपके लिए काम कर रही है जब आप सो रहे हो। जैसे ही सो के उठते आप अपने काम पे निकलते हो, यूनिवर्स आपको देना चालू कर देती है। अब बंदा कहता है यार मेरे घर में जगह नहीं, मैं सो नहीं सकता। मैं 24 घंटे उस बंदे को वहां रख सकता हूँ। कैसे रख सकता हूँ? उसकी एक फोटो लगा के। तो उसकी सिंपल एक, मान लो उसकी भाई नीले रंग के बैकग्राउंड पे एक फोटो खिंचा ले अपनी सफेद शर्ट में, A4 पे प्रिंट करा के सिल्वर कलर का फ्रेम करा के लगा दे नॉर्थ में। देखो सोना ही नहीं वहां पे, जहां सो रहा है सोता रहे। जी, जो मिडिल क्लास फैमिली होती है उनको थोड़ा सा ये भी होता है कि अगर वास्तु एक्सपर्ट के पास जाएंगे उन्हें लगता है कि ये बहुत महंगा है, अगर हमें उन्होंने कुछ महंगी चीज़ बता दी कि आपको ये करना है, तो वो भी एक कारण होता है। हाँ देखो महंगे तो हैं जी। अब मान लो आपको किसी को हार्ट सर्जरी करानी है, हाँ जी, तो वो लोकल में जाके 15,000 20,000 में भी करवा सकता है, नहीं तो नरेश तिरान से 10 लाख रुपए देके भी करा सकता है ना। तो महंगे तो हैं हम, उसका तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन हाँ उसका ये इलाज है कि जो अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा मैं आपको एक और चीज बता दूं, आज जी, मेरे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट्स हैं, ऐसे ऐसे जो जिन्होंने मुझे बाद में बताया, उन्होंने किसी ने लोन ले के, किसी ने अपने घर का गोल्ड बेच के मेरे से कंसल्टेंसी ली है। ठीक है, एक क्लाइंट है, इधर ही रहते हैं, कोहाट में रहते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति एक समय पे इतनी खराब हो गई, वो मेरे पास आए, मैंने उनको फीस बताई। अब क्या होता है ना, जो बंदा दिखने में बहुत बड़ा है ना वो शो नहीं करता कि उसको प्रॉब्लम है, तो मुझे तो उन्होंने कुछ बताया नहीं। उनकी फीस काफ़ी बनी, मतलब काफ़ी कुछ लाखों में उनकी फीस बनी। तो 2 साल 3 साल के बाद एक दिन वो और मैं क्लाइंट बैठे उनकी BMW में। अच्छा, ठीक है, जब वो मेरे पास आए थे तो क्रेटा थी उनके पास, लेकिन 3 साल बाद हम उनकी BMW में बैठे थे। तो ऐसी बात कर रहे, अब जैसे दोस्ती हो जाती है क्लाइंट से ना, तो मैं उनसे ऐसी, मैंने कहा भैया कहाँ से कहाँ ले आए आपको? मैं कहा आज BMW में, मैं कहा मजा आ रहा है। वो भाई साहब रोने लग गया। ठीक है, वो रोने लग गया। तो मेरे को लगा, मैंने कहा मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, क्या हो गया? तो फिर उसने मेरे से वो बातें शेयर की, कह रहे भैया उस दिन हम आपके पास आए थे ना, तो हमारे पास आपकी फीस अफोर्ड करने के पैसे नहीं थे, हमने अपने घर का ना गोल्ड बेचा था। क्योंकि अब मैं डिटेल, मैंने कहा भाई इतना तेरे को मेरे पे क्या ट्रस्ट हो गया कि तूने अपने घर का गोल्ड बेच दिया? फिर वो मेरे दूसरे क्लाइंट का नाम ले रहे हैं, कह रहे आप ये आपके क्लाइंट है ना? मैंने कहा हाँ, आप कैसे जानते हो? कह रहे ये मेरे फूफा जी हैं। अच्छा, उन्होंने उस दिन बताया मुझे, कह रहे भाई हमने उसको देखा था, वो सारे काम तेरे से पूछ के करता था। मैं कहा भाई हम भी करेंगे। तो कह रहा भाई आज वो है, कह रहा तू भाई है मेरा, भाई छोटा भाई है तू मेरा, तेरे को भी कुछ चाहिए तो मेरे को बोल। भाई मैं तेरे को दे रहा हूँ, तो मेरे को तेरे से कुछ नहीं चाहिए। तो क्या है ना, देखो जील होनी चाहिए। 25 गज 50 गज वालों में भी जील होती है, बिल्कुल होती है। आजकल की जो जनरेशन है ना, देखो क्या होता है, हमारी जो इससे जस्ट पहले की जनरेशन थी ना, जैसे आप अपने फादर को देखो या मैं अपने फादर को देखूं ना, शादियों में नए कपड़े नहीं खरीदते आज भी, इतना होने के बाद भी कहते हैं ठीक है ना पुराने चल जाएंगे। लेकिन जो आज की डेट में जो हमारी जनरेशन है या जो मेरे से बाद की जो जनरेशन है, ये बच्चे कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं कर, मतलब इनमें कॉम्प्रोमाइजिंग फैक्टर नहीं है। ये कहते हैं भाई या तो आर या पार, भाई या तो मैं पैदल चलूंगा या मैं मर्सिडीज में चलूंगा। तो इनमें ना वो जील फैक्टर एक्चुअली में है, और अगर वो जील फैक्टर है तो वो उस पे काम करके अपने आप को ग्रो भी कर सकते हैं। तो ये बताइए कि जो मेन एंट्रेंस होता है हमारा, वो किस दिशा में होना चाहिए, और जैसे ही कोई एंटर करे तो सबसे पहले क्या चीज़ सामने होनी चाहिए, लगी हुई या रखी हुई, कि एक पॉजिटिव एनर्जी हमें वहाँ से आए? वास्तुशास्त्र में टोटल 4 चीजें होती हैं। पहले नंबर पे एंट्रेंस, दूसरे नंबर पे दिशाएं, तीसरे नंबर पे पंच तत्व की प्रोग्रामिंग, और चौथे नंबर पे जब ये 3 चीजें बैलेंस हो जाती हैं तो चौथे नंबर पे हम बूस्टर्स अप्लाई करते हैं, जिनको रेमेडीज कहा जाता है। घोड़ों की फोटो लगा दी, मनी प्लांट्स लगा दिए, बल्ब्स लगा दिए, स्टड्स लगा दिए, स्प्रिंग्स लगा दिए, ये इनको बूस्टर्स बोलते हैं। ठीक है, ये लास्ट है, बूस्टर इज लास्ट, सबसे पहले 3। अब इन तीनों में भी मैंने एंट्रेंस को पहले नंबर पे रखा, जी,
वास्तुशास्त्र में जो आपके घर का मुख्य द्वार होता है ना, जो आपकी एंट्रेंस होती है, आप लगा लो 80% आपके घर का वास्तु एंट्रेंस डिसाइड करती है। अगर आप एक अच्छी एंट्रेंस में रह रहे हो, पॉजिटिव एंट्रेंस में रह रहे हो, तो अगर अंदर का वास्तु खराब भी है ना, तो 80% पॉजिटिव होगा लाइफ में। जी। मतलब 10 लाख कमाओगे, 80% रह जाएगा, 2 लाख का नुकसान हो जाएगा, वो भी बहुत है ना। ठीक है, लेकिन अगर आपकी एंट्रेंस बेकार है तो शुरुआत ही गलत हो गई। हर चीज में शुरुआत गलत होगी, जिसकी वजह से लाइफ में आपको 80% प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, 20% शांति रहेगी। ठीक है, तो मैं इसलिए ना एंट्रेंस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं। अब अगर हम एंट्रेंस की बात करें, आपको करना है क्या है, सिंपली आप अपने घर के बिल्कुल सेंटर में खड़े हो जाओ। सेंटर में खड़े होके आप किसी भी मोबाइल फोन में कंपास एप्लीकेशन खोलो, कैलिब्रेट कर लो उस मोबाइल को, कंपास एप्लीकेशन खोलो। उस कंपास एप्लीकेशन में आप ये देखो कि आपकी एंट्रेंस किस दिशा में फॉल कर रही है। जी। सबसे पहले बात करें कि पॉजिटिव एंट्रेंस कौन सी होती है। तो जैसे मान लो नॉर्थ 0 डिग्री पे आप खड़े हो गए, ठीक है, 0 डिग्री नॉर्थ से एग्जैक्ट 22.5 डिग्री लेफ्ट की जो एंट्रेंसेज है वो पॉजिटिव है। ईस्ट 0 डिग्री से 22.5 डिग्री लेफ्ट तक का जो एरिया है, अगर उसमें एंट्रेंस है, बहुत पॉजिटिव है। साउथ में 22.5 डिग्री लेफ्ट का एरिया, जैसे सामने फेस कर रहे हो, हाँ जी, 0 डिग्री पे साउथ है, 22.5 डिग्री लेफ्ट का एरिया बहुत पॉजिटिव है। ऐसी वेस्ट में 22.5 डिग्री लेफ्ट का एरिया बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। ये जो मैंने आपको भी एंट्रेंसेस बताई हैं, इनको 3rd और 4th नंबर की एंट्रेंस बोलते हैं। ठीक है, टोटल वास्तुशास्त्र में 32 एंट्रेंसेस होती हैं, और 360 डिग्री को जब आप 360 डिग्री के चक्र को जब आप 32 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 11.25 आएगा। ठीक है, तो 11.25 डिग्री की एक एंट्रेंस हो गई। 8 एंट्रेंस नॉर्थ में, 8 ईस्ट में, 8 साउथ में और 8 वेस्ट में। अब जो नॉर्थ की एंट्रेंसेस होती है ना, उनको हम ऐसे डिनोट करते हैं N1, N2, N3, N4। ईस्ट में E1, E2। तो जो भी तीसरे और चौथे नंबर की एंट्रेंस है ना, वो 0 डिग्री, जैसे नॉर्थ बिल्कुल 0 डिग्री हो गया, वहां से 11.25 डिग्री लेफ्ट में N4 है, 11.25 डिग्री और लेफ्ट में N3 है, टोटल 22.5 डिग्री हो गया। तो चाहे N3 में आए चाहे N4 में आए, बहुत अच्छी होती है। अब मान लो अगर आपकी एंट्रेंस तीसरे और चौथे में है, पहली बात तो बताऊं, जिसकी है ना वो मजे कर रहा होगा लाइफ में। अच्छा, गारंटी, गारंटी मजे कर रहा होगा। जिसकी नहीं है उसके लिए मैं आपको केवल 2 रेमेडीज, ओनली 2 रेमेडीज बता देता हूं। अगर वो 2 रेमेडीज कर लें तो नेगेटिव एंट्रेंस जो होगी ना, उसके नेगेटिव इफेक्ट्स आने बंद हो जाएंगे। जैसे अगर किसी व्यक्ति की एंट्रेंस नॉर्दर्न साइड में, ईस्टर्न साइड में या सदर्न साइड में, तो वो अपनी एंट्रेंस पे 4 इंची चौड़ी ग्रीन कलर की टेप लगा दे। दैट्स इट। दहलीज के ऊपर जैसे चौखट बनी होती है, तो चौखट यहां खत्म हुई, इस कोने से लेकर इस कोने तक फ्लोर पे 4 इंची चौड़ी ग्रीन कलर की टेप, जब गेट बंद हो जैसे मैट लगा दे ना, ग्रीन टेप लगा दे। अगर बाय चांस एंट्रेंस साउथ वेस्ट में है, वेस्टर्न साइड में है या नॉर्थ वेस्ट में, तीसरी चौथी नहीं है, तो वो वहां पे येलो कलर की टेप लगा दे। 100% एंट्रेंस बैलेंस हो जाएगी। ये येलो और ग्रीन के पीछे लॉजिक क्या है जो आपने? लॉजिक ये है, जैसे नॉर्दर्न साइड्स हैं वो जल की दिशा है, ठीक है। अब मान लो जल की दिशा में जो एनर्जी आएगी वो जल की फॉर्म में आएगी, ठीक है। मान लो एक आपकी, मान लो फॉर एग्जांपल N5 या N6 की एंट्रेंस है। जैसे N5 की एंट्रेंस जो होती है ना, वो बंदे को एक्सेस में सेंसिटिव बनाती है, गॉड फीयरिंग बनाती है। बंदा 24 घंटे काम धंधे पे दिमाग नहीं लगाता। मतलब उसको बोलो फेसबुक पे ऐड चला तो बिजनेस आएगा, वो नहीं, वो मतलब भगवान का नाम लेता रहेगा कि भगवान देंगे बिजनेस। अच्छा, भगवान ऊपर से कह रहा है अबे कर्म तो कर, बिल्कुल, तभी तो कुछ दूंगा भाई, कर्म तो कर, कर्म नहीं करेगा वो। तो N5 वाली एंट्रेंस ऐसा कर देती है। तो अब वहां पे वो वाटर की एंट्रेंस है, वहां से एनर्जी जल के रूप में आ रही है, आपने 4 इंची ग्रीन टेप लगा दी जी। ग्रीन कलर किसका होता है? प्लांट्स ग्रीन कलर को डिनोट करते हैं, तो एयर एलिमेंट ग्रीन कलर का हो गया। ग्रीन कलर वाटर को सक करता है, प्लांट्स पानी को सक कर लेते हैं ना, तो क्या होगा, जो भी नेगेटिव आ रहा है ना, ग्रीन उसको वहीं सक कर लेगा, अंदर आने ही नहीं देगा। ठीक है, एक तो हो गया बैलेंसिंग पार्ट। अब मान लो एक व्यक्ति कह रहा है यार बैलेंस तो कर लिया, बट यार ये तीसरी चौथी होती तो मजा आता। तोड़ने का ऑप्शन नहीं है, है ना। कंस्ट्रक्शन चेंज के लिए मैंने ही मना कर दिया कि मैं कराऊंगा ही नहीं। उसके पास अगर मैं बोलूं कर ले तो तोड़ने का ऑप्शन नहीं है।
मैं आपको सिंपल सी एक रेमेडी बताता हूँ, मतलब उसमें रेमेडी में लगेंगे आपके 25 रुपये। अच्छा। उस रेमेडी को करने में 25 रुपये लगेंगे। वो रेमेडी क्या है, मैंने आपको 4 दिशाएं बता दी, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, हाँ जी। 0 से 22.5 डिग्री, तीसरे चौथी, ठीक है। आप गूगल पे जाओ, गूगल पे जाके आप टाइप करो ओपन डोर। अच्छा। ओपन डोर आप टाइप करो, एग्जैक्ट कीवर्ड है डोर ओपनिंग फ्रॉम ब्लू वॉल, डोर ओपनिंग फ्रॉम ग्रीन वॉल, डोर ओपनिंग फ्रॉम रेड वॉल, डोर ओपनिंग फ्रॉम व्हाइट वॉल। 4 कलर बता दिए, हाँ जी। ब्लू कलर नॉर्थ का, ईस्ट कलर ग्रीन कलर ईस्ट का, रेड कलर साउथ का और व्हाइट कलर वेस्ट का। 4 कलर बता दिए। जी। जब आप टाइप करोगे ना डोर ओपनिंग फ्रॉम ब्लू वॉल, तो आपको गूगल पे एक फोटो दिखाई देगी जिसमें एक ब्लू कलर की वॉल है, उसमें ऐसे डोर खुल रहा है और एक व्हाइट लाइट आ रही है। तो ब्लू कलर की वॉल है, दरवाजा खुल रहा है, व्हाइट लाइट आ रही है। उस फोटो का प्रिंट आउट 15 से 25 रुपए में निकल जाएगा A4 शीट पे। उसको तीसरे चौथे में जाके लगा दो, अच्छा। दैट्स इट। इसको, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं वर्चुअल डोर ओपनिंग। तो उससे क्या होगा, स्पेस में आपकी तीसरे चौथे की एंट्रेंस ओपन हो जाएगी। और जो घर पे हम लोग देखते हैं, जैसे किसी के घर में एंटर करते हैं तो हम देखते हैं कि किसी ने घोड़ों की पेंटिंग लगा रखी होती है या बना रखी होती है, और कुछ लोग जो है स्टार्टिंग में लाफिंग बुद्धा रखते हैं कि जैसे ही कोई एंटर करे लाफिंग बुद्धा नजर आए। इन सब के पीछे क्या लॉजिक है और ये क्यों होता है? देखो, आर्टिफैक्ट्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एंट्रेंस करते ही आपको अगर कुछ दिख रहा है तो वो एक पर्टिकुलर इफेक्ट डालेगा, ऐसा नहीं है। आप अपने घर के सेंटर में खड़े होके आपकी जो 16 दिशाएं हैं, जिस दिशा में जो आर्टिफैक्ट फॉल करेगा वो आपको वैसे रिजल्ट देगा, ठीक है। हमारे यहाँ पे बेसिकली जो लाफिंग बुद्धा है ना, उनको कुबेर जी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब अगर मान लो आप बेसिकली ना, वास्तु सिर्फ आपके सबकॉन्शियस के हिसाब से चलता है। आप जैसा जैसा आपका थॉट पैटर्न है, जैसी आपकी मेंटालिटी है ना, या जिस चीज को आप जिस नजर से देख रहे हो, जी। वास्तु भी उसी नजर से देखेगी। अब मान लो अगर आप एक लाफिंग बुद्धा को, अगर आप एक नॉर्मल कि ठीक है हंसता रहता है हंसता रहता है, बस लाफिंग बुद्धा, इसको देख के बस खुशनुमा माहौल रहेगा। तो अगर मान लो आपके घर में नॉर्थ में अगर लाफिंग बुद्धा रखे हैं, तो आप अपने कस्टमर्स के साथ हंसी मजाक बहुत ज्यादा करोगे। अच्छा। अगर आपके घर में ईस्ट में लाफिंग बुद्धा रखे हैं, तो आप अपने आस पड़ोसियों के साथ, अपने सोशल सर्कल के साथ हंसी मजाक बहुत ज्यादा करोगे, ठीक है। तो ये हो गया। लेकिन अगर आप उनको कुबेर मान रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि भाई ये कुबेर जी का स्वरूप है, तो नॉर्थ में जब आप लाफिंग बुद्धा लगाओगे ना, तो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज की वैल्यू बढ़ने लग जाएगी, उनका प्राइस बढ़ने लग जाएगा, उनकी क्वालिटी इंप्रूव होने लग जाएगी। तो ये अलग अलग इफेक्ट हैं। अब जैसे घोड़े हैं, घोड़ा जो होता है ना, उसको हम फ्लो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। घोड़ा हमेशा आप देखो कभी बैठता नहीं है, जब बैठता है बीमार होता है तब बैठता है, वैसे वो खड़ा रहता है। हाँ जी। सोएगा भी खड़े खड़े, खाएगा भी खड़े खड़े, है ना। तो कभी भी बैठता नहीं है। तो लाल किताब में घोड़े को प्लैनेट चंद्र से डिनोट किया गया है, और चंद्र होता है वाटर एलिमेंट। तो घोड़ा भी वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। आप जिस भी दिशा में घोड़े की फोटो लगाओगे ना, वो दिशा एक्टिवेट हो जाएगी, उस दिशा में फ्लो आ जाएगा। जैसे नॉर्थ की डायरेक्शन आपको कस्टमर्स और क्लाइंट्स देने का काम करती है। नॉर्थ में अगर आप घोड़े लगाओगे ना, तो क्या होगा, आपकी लाइफ में कस्टमर्स का फ्लो बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन घोड़े कौन से, सिर्फ वो जो नॉर्थ से फ्रेंडली हो। जैसे अगर आपने वहां पे लाल घोड़े लगा दिए तो दिक्कत है, आपने पीले घोड़े लगा दिए तो दिक्कत है। आप वहां पे ब्लू, ब्लैक, ब्राउन या वाइट, ये 4 कलर यूज कर सकते हो। अब आपने लाल घोड़ों के बारे में भी बहुत सुना होगा, है ना, लाल घोड़े बड़े फेमस है। ये एक प्रॉपर क्रिएटेड वास्तु रेमेडी है। लाल घोड़े जो है ना, प्रॉपर क्रिएटेड वास्तु रेमेडी है। मैं आपको लाल घोड़ों का लॉजिक समझा। जी बताइए। पानी बह रहा है, तो इसका मतलब पानी फ्लो में है। हाँ जी। आग फ्लो नहीं करती, आग जलती है, ठीक है। आपने लावा देखा है बहता हुआ, लावा टीवी पे देखा ना लावा। आप लावा को पानी से डिनोट करोगे, अग्नि से डिनोट करोगे? अग्नि से। अग्नि से करोगे, लेकिन वो बह रहा है। वो तो बह भी रहा है, तो उसमें वाटर की क्वालिटीज भी हैं,
लेकिन है वो अग्नि, उसमें कुछ भी डालो जल जाएगा, भस्म हो जाएगा। लावा बेसिकली है फायर का फ्लो, और फायर जो है वो होता है पैसा। मनी जो है ना, मनी, सिक्योरिटी, स्ट्रेंथ, पीस, तेज, ये फायर रिप्रेजेंट करती है। तो साउथ ईस्ट की दिशा, जिसको वास्तुशास्त्र में अग्निकोण कहते हैं, वहां पे अगर आप बहते हुए लावा की फोटो लगा दो या घोड़ों पे लाल पेंट करके लगा दो तो आपकी पेमेंटें फास्ट हो जाती है। अच्छा। अब लावा के बारे में किसी को पता नहीं है, लेकिन घोड़े फेमस है। तो कहीं हम लावा लगवा देते हैं, कहीं हम घोड़े लगवा देते हैं। किचन की सही डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? किचन अग्नि है, अग्नि की दिशा में हो तो बेस्ट है। जैसे साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ में अगर किचन होगी वो बहुत अच्छा है। उसके अलावा अगर किसी भी दिशा में है तो हमें बैलेंस करने की जरूरत होती है। और ये कहा जाता है कि जो किचन है, अगर जो सूरज की किरणें जहाँ आ रही हैं, अगर उस डायरेक्शन में हो तो वो बहुत अच्छा होता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, पुराने जमाने में ना बेसिकली क्या होता था, सूरज जैसे निकल रहा है, ठीक है, घर क्या होता था, घर खुले खुले होते थे। हाँ जी। आज वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता था कि एक छोटा सा अपार्टमेंट है, उसमें 1 या 2 BH के घर है, क्लोज्ड है, सनलाइट आ रही है नहीं आ रही, बालकनी ईस्ट में है या वेस्ट में है या नहीं है, ये नहीं है। तो पहले क्या होता था, बड़े बड़े प्लॉट्स हैं, उनमें ओपन में किचन है, सब कुछ है। तो वो इसलिए बनाया जाता था कि भाई सूरज की किरणें अगर पड़े किसी भी खाने वगैरह पे तो उसमें जो भी कोई कीटाणु है वो खत्म हो जाए गर्मी से ना। बट आज ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो सूरज की किरणों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। आपके घर में अगर लाइट आ रही है तो वो बस लाइट का इफेक्ट है और कुछ नहीं है। बट किचन जो है वो अगर अग्नि में हो तो बहुत अच्छा है। और जो जैसे सीढ़ियाँ होती हैं, कुछ लोग सीढ़ियों के सामने जो है शीशा लगा लेते हैं, मिरर लगा लेते हैं, ये ठीक है? ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखो ये जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये किसी ना किसी के दिमाग की उपज है। ठीक है। कि भाई मान लो जैसे कोई वास्तु वाला गया होगा, उसने देखा कि भाई आपकी जो सीढ़ियां हैं ये एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है। जिसको एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियों को वास्तु में बुरा माना जाता है। सारे वास्तु वाले बोलते हैं कि सीढ़ी हमेशा क्लॉकवाइज होनी चाहिए, सीधी दिशा में घूमनी चाहिए हमेशा। अब किसी ने देखा होगा भाई आपकी सीढ़ियां तो एंटी क्लॉकवाइज हैं, अब ये टूट तो सकती ही नहीं। तो आप एक काम करो जी, इसमें ना शीशा लगा लो। तो शीशे में क्या होगा, वो उल्टी दिखेगी ना, एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज दिखने लग जाएगी। कि भाई आप जा तो एंटी क्लॉकवाइज रहे हो बट शीशा दिखाएगा आप क्लॉकवाइज आ रहे हो। बट ये एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। मैं आपको सीढ़ियों के बारे में बताता हूँ। एक दीवार में जब आप स्क्रू टाइट करोगे, जब आप क्लॉकवाइज घुमाओगे, सीधी दिशा में घुमाओगे तो स्क्रू अंदर जाएगा। आप एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाओगे तो स्क्रू बाहर आएगा। हाँ जी। ये सेम कॉन्सेप्ट एनर्जीज में लागू होता है। क्लॉकवाइज मोशन जो है ना वो एनर्जी को डाउन करता है, एंटी क्लॉकवाइज मोशन एनर्जी को हमेशा अप करता है। तो अगर आपके घर में आप सीढ़ियां अग्नि की दिशा में बना रहे हो या पृथ्वी की दिशा में बना रहे हो, जैसे साउथ ईस्ट में या साउथ वेस्ट में, तो वहां रिकमेंडेड है कि आपको हमेशा क्लॉकवाइज स्टेयरकेस लेनी चाहिए। क्योंकि अग्नि बहुत ज्यादा बढ़ गई तो दिक्कत होगी। लेकिन अगर आप नॉर्थ में सीढ़ियां बना रहे हो, आप ईस्ट में बना रहे हो या वेस्ट में बना रहे हो, तो वहां पे एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियां ही चलती हैं। वहां पे क्लॉकवाइज सीढ़ियां आपको नुकसान देंगी। कुछ बड़े हैं वो ये कहते हैं कि बाथरूम जो बेडरूम है उसके साथ में अटैच बाथरूम नहीं होना चाहिए, बेशक अलग हो। ऐसा कुछ नहीं है जी। देखो दिशाएं मैटर करती हैं। अच्छा। टोटल हमारी 16 दिशाएं हैं जी। कायदे से अगर हम बात करें, 16 में से वास्तुशास्त्र में टॉयलेट बनाने के लिए केवल 2 दिशाएं हैं। जी। कौन कौन सी? एक डायरेक्शन ऑफ डिस्पोजल जिसको साउथ साउथ वेस्ट बोलते हैं, एक डिप्रेशन की डायरेक्शन है जो कि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है। डिप्रेशन की डायरेक्शन जो कि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है। तो अगर आप साउथ साउथ वेस्ट में टॉयलेट बनाओगे बहुत अच्छा है, बढ़िया डिस्पोजल होगा। मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे जो भी वेस्ट है वो आपकी लाइफ से डिस्कार्ड हो जाएगा। एक दिशा होती है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की, उसको डिप्रेशन डिटॉक्सिफिकेशन की डायरेक्शन बोलते हैं। वहां पे अगर आप टॉयलेट बनाओगे तो वो भी बहुत अच्छा है। उसमें आपका सारा जो भी कोई नेगेटिव थॉट्स हैं वो सारी डिस्पोज ऑफ होती रहती हैं। उसके अलावा अगर आप कहीं भी टॉयलेट बनाते हो तो टॉयलेट क्या करता है, एनर्जीज को ड्रेन करने का काम करता है। वो गलत है। हाँ बना सकते हो बट बैलेंस करना पड़ेगा। मेटल की पत्ती या कलर टेप लगा के हम उसको बैलेंस कर देंगे। अब मान लो अगर आप
साउथ वेस्ट में बेडरूम बना रहे हो जी। तो साउथ वेस्ट बिल्कुल उसके बगल में ही है ना, तो आपको टॉयलेट तो वहीं बनाना पड़ेगा ना। अगर आप वेस्ट में बेडरूम बना रहे हो जहां पे राजा की दिशा है, वेस्ट में जो सोता है राजा बन जाता है, अगर आप एक बेडरूम वेस्ट में बना रहे हो तो वेस्ट के बिल्कुल बगल में वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है ना, तो टॉयलेट सीट तो आपको वहीं लगानी पड़ेगी ना। तो बेसिकली टॉयलेट सीट उस पर्टिकुलर जोन में आनी चाहिए, ठीक है। बेडरूम के साथ अटैच टॉयलेट नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा होता ही नहीं है। इवन मैं आपको एक और चीज बताऊं और क्या क्या मिथ्स हैं इन चीजों को लेके। टॉयलेट की दीवार और रसोई की दीवार साथ साथ नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, ये भी बहुत बड़ा मिथ है। अब मैंने आपको बताया कि साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ, ये तीनों अग्नि की दिशा है। जी। इन तीनों दिशाओं में आप किचन बना सकते हो, आप चूल्हा लगा सकते हो, माइक्रोवेव, गैस स्टोव, कुछ भी लगा सकते हो। अब मान लो आपने किचन साउथ में प्लान कर दी जी। उसके थोड़ी सी दूरी पे आपने साउथ वेस्ट में बेडरूम प्लान कर दिया, तो साउथ वेस्ट तो बीच में ही आएगा ना, साउथ वेस्ट और साउथ, हाँ तो जी। टॉयलेट तो आपको वहीं देना पड़ेगा। तो बेसिकली जोन मैटर करता है, किसके साथ में क्या चीज है वो मैटर नहीं करती। कलर्स की अगर बात करें तो कुछ लोग जो हैं बहुत अजीब कलर अपने घर में करवाते हैं, तो कलर्स कितना महत्व रखते हैं हमारे जीवन में, दीवारों के जो कलर्स होते हैं? कलर्स का जो कॉन्सेप्ट है वही मेन है। और जैसे मैंने आपको पहले लेवल पे एंट्रेंस बताया, दूसरे लेवल पे भी मैंने आपको जोन्स बताए, आपको बेडरूम कहाँ बनाना है, टॉयलेट कहाँ बनाना है, किचन कहाँ बनानी है। जो अभी आपका क्वेश्चन है ये थर्ड लेवल पे आ गया, यानी कि 5 एलिमेंट्स की प्रोग्रामिंग। तो जैसे टोटल 5 एलिमेंट है, वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। हाँ जी। ये जो 5 एलिमेंट्स हैं इनके 5 कलर होते हैं। वाटर का कलर होता है ब्लू, एयर का कलर होता है ग्रीन, फायर होता है रेड, अर्थ होता है येलो, और स्पेस जो है वो होता है व्हाइट। तो इनके जोन्स में अगर आप इन्हीं के कलर करोगे तो बहुत अच्छा है। ठीक है। ठीक है। अब जैसे मान लो वेस्ट में अगर आपने ग्रीन कलर कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी, ईस्ट में आपने ग्रीन कलर करा ओके है, नॉर्थ में आपने ग्रीन कलर करा क्योंकि वो फ्रेंडली है ओके है, फायर में आपने ग्रीन करा वो भी फ्रेंडली है वो भी ओके है। तो फ्रेंडली जोन्स में कलर जा सकते हैं लेकिन एंटी कलर्स नहीं जा सकते। इट मीन्स कि अगर हम अपने घर पे पेंट करवाते हैं तो हम ये जान लें कि जो कलर हम करवा रहे हैं अपने घर में वो हमारे लिए सही है या नहीं। मैं बेसिकली ना मैं ये बोलता हूं कि आप अपने पूरे घर में क्रीम और ऑफ वाइट कलर कराओ, वो सबके लिए ठीक है। सबके लिए ठीक है। बेस कलर जो होता है ना, आप उल्टे सीधे कलर्स मत लो, आप पूरे घर में क्रीम और ऑफ वाइट कलर कराओ। उसके बाद अब जैसे मान लो ईस्ट की डायरेक्शन, जैसे मान लो आपका घर जो है, आपका फ्रंट मान लो 40 फुट है, लंबाई जो है वो मान लो 80 फुट है, 40 बाय 80 का प्लॉट हो गया। उस केस में क्या होगा, जब आप सेंटर से, और नॉर्थ आपका 0 डिग्री पे है ऊपर की तरफ, जब आप सेंटर से देखोगे ना तो क्या होगा, नॉर्थ और साउथ ये दो दिशाएं आपकी बड़ी हो जाएंगी, ईस्ट और वेस्ट आपकी छोटी हो जाएंगी, क्योंकि 40 बाय 80 के प्लॉट में ये कॉन्सेप्ट आएगा। अब क्या होता है, आपका ईस्ट जो है वो छोटा हो गया जी। इसको बोलते हैं जोन की स्ट्रेंथ, मतलब दिशाओं की ना स्ट्रेंथ होती है हर घर में कि ये ज्यादा है ये कम है। हमें क्या करना होता है, जो जरूरत से ज्यादा होती हैं उनको बैलेंस करना होता है, जो जरूरत से कम होती हैं उनको बढ़ाना होता है। अब बात करें ईस्ट की, जी। अब मान लो ईस्ट कम है तो उसको आपको बढ़ाना करेगा। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप वहां पे ग्रीन कलर ऐड करो, लेकिन मैं कह रहा हूं पूरे घर में ऑफ वाइट क्रीम कलर कराओ। आप सिंपली क्या कर सकते हो, वहां पे नीले और ग्रीन कलर के गमलों में आर्टिफिशियल प्लांट्स लगा दो। आप वहां पे एक फॉरेस्ट की सीनरी लगा दो जो कि इंटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी लगेगी, डेकोरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी लगेगी। जी। तो इस तरीके से बैलेंसिंग की जा सकती है। आपसे बात करके मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हम अपने घर पे दीवारों पे कुछ भी लगा देते हैं वो भी हमें सोच समझ के लगाना चाहिए कि हम क्या लगा रहे हैं और क्या नहीं लगा रहे हैं। सर ये बताइए कि जो हमारा मेन गेट होता है अगर उसके एकदम बाहर समर लगा हुआ हो तो वो कितना सही है, क्योंकि पानी की कमी होती है, लोग जो अपने घरों के बाहर समर लगा रहे हैं वो कितना सही होता है उस फैमिली के लिए? सबमर्सिबल जो बोरिंग, वाटर बोरिंग। हाँ जी, हाँ जी। सबमर्सिबल क्या है, वाटर बोरिंग बोला ना मैंने, तो आपको कौन सा एलिमेंट समझ में आ रहा है? वाटर। वाटर आ रहा है। वाटर के जो जोन्स हैं, नॉर्थ ईस्ट, सबमर्सिबल की, पहले तो ना मैं आपको ये बताता हूं कि सबमर्सिबल करता क्या क्या है। सबसे पहले एलिमेंट की बात करें तो वाटर एलिमेंट हो गया, ठीक है। दूसरा, एक सबमर्सिबल जब आप कहीं भी लगाते हो तो वो जमीन में 100-150 फुट नीचे जा रहा है। हाँ जी। आपके घर का पार्ट है,
उसकी पाइप आपके घर से कनेक्टेड है, हाँ जी। और आपके घर से कनेक्ट होकर वो 100 फीट डाउन चली गई, ठीक है। वास्तुशास्त्र में जो एनर्जी बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट है ना, उसके अंदर क्या होता है, एनर्जीज, जैसे पानी को आप नॉर्मल छोड़ोगे तो ऊपर से नीचे बहेगा या नीचे से ऊपर? ऊपर से। हमेशा ऊपर से नीचे हाँ जी। बहेगा ना। तो वास्तु में कॉन्सेप्ट क्या है, एनर्जी हमेशा वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, ठीक है। अगर आप ईस्ट को ऊंचा कर दो और वेस्ट को नीचा कर दो, तो आपने क्या किया, जो एनर्जी का नेचुरल फ्लो है उसमें आपने एक बाधा क्रिएट कर दी। अब ईस्ट से वेस्ट की तरफ एनर्जी जा रही है, जो कि गलत है, होना नहीं चाहिए। अगर नॉर्थ ऊंचा हो जाए तो एनर्जी साउथ की तरफ जाएगी, जो कि गलत है। तो इसलिए वास्तु में कहा जाता है आप साउथ को और वेस्ट को अपने घर में हमेशा ऊंचा रखो, ताकि जो एनर्जी का फ्लो है वो नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में और ईस्ट की तरफ रहे। ये नेचुरल फ्लो है एनर्जी का। सबमर्सिबल आपने कराया, मान लो आपने साउथ में सबमर्सिबल करा दिया, आपने अपने घर का साउथ का एरिया 100 फीट नीचे कर दिया जमीन से, क्या कुछ भी करके आप नॉर्थ को उससे नीचे कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं कि जो सबमर्सिबल है ना, उसको हमेशा अपने घर में नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में कराओ। तो वो 100 फीट डाउन चला गया। अब मान लो अगर आपके घर में जो इंटरनली कोई चीज अगर उबड़ खाबड़ भी है, ऊपर नीचे है, फ्लोरिंग का इम्बैलेंस है, स्लोप का इम्बैलेंस है, कहाँ इम्बैलेंस रहा? आपने नॉर्थ को 100 फीट डाउन कर दिया, अब कोई भी इम्बैलेंस हो, सारा ही ठीक हो गया वो। तो कुछ तो रेमेडीज होंगी इसकी। देखो, सबमर्सिबल की रेमेडीज तो होती हैं, बट मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर साउथ ईस्ट में या साउथ वेस्ट में है ना, तो उसको क्लोज करा लो आप, उसको कोशिश करके आप नॉर्थ में करा लो, क्योंकि वो काइंड ऑफ डेंजरस चीजें हैं। व्यक्ति पनप नहीं पाता, ग्रो ही नहीं कर पाता लाइफ में, ठीक है। बाकी तो रेमेडीज में हम कलर वगैरह करवा देते हैं बोरिंग के आसपास, ठीक है। और भी कुछ रेमेडीज हैं, मैं वैसे शेयर नहीं करता, वो रेमेडीज लोग कॉपी कर लेते हैं। आपको बता देता हूँ जी। मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। क्योंकि क्या है ना, देखो ये रेमेडीज ना, अब कई लोग कहते हैं कौन से ग्रंथ में लिखा है, तो मैं उनको बोलता हूँ, मैंने कहा वो लिखना है, अभी मैंने ग्रंथ मेरे टास्क में है, थोड़ा बुढ़ा हो जाऊंगा तो लिख के जाऊंगा, कि लोग मतलब जवान का ग्रंथ कौन ही पढ़ेगा, बुढ़े का ग्रंथ पढ़ेगा ना, तो थोड़ा बुढ़ा होने के बाद लिखूंगा। तो ये सारी चीजें ना मतलब खोज है कि यार कैसे बैलेंसिंग करे, क्योंकि भाई जो पूर्वज ग्रंथ लिख के गए अपने लाइफ स्पैन में, वो जितना खोज पाए, जितना स्टडी कर पाए, उतना ही तो लिख के जाएंगे। ये थोड़ी है कि जो वो लिख गए उसके आगे खोजबीन बंद हो जाएगी, तो हम भी खोजबीन कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं एक दिन बैठा, मेरे क्लाइंट आए एक चांदनी चौक से। अब चांदनी चौक में छोटी छोटी दुकानें हैं ना, वहां पे क्या था, उनके दुकान थी साउथ फेसिंग, और उनके वहां पे चांदनी चौक में कभी आप नीचे उतर रहे हो, कभी आप ऊपर चढ़ रहे हो, ऐसा कॉन्सेप्ट था। साउथ फेसिंग दुकान में उनके घर में क्या हो रहा है, नॉर्थ में परछत्ती सी बनी हुई है, साउथ डाउन है, ठीक है। अब मैंने देखा, मैंने कहा यार ना तो इसको तुड़वा सकते, ना इसको बैलेंस कर सकते, पूरा साउथ इनका डाउन है, और मैंने कहा मेजर प्रॉब्लम भी वही है, सिम्टम भी इनके सारे वही मैच हो रहे हैं। मैंने कहा क्या किया जाए कि इनका नॉर्थ नीचे हो जाए, साउथ ऊपर हो जाए। क्या होता है, एक ना सोचने का एक लोगों को ये नहीं पता कि सोचना कैसे है। मेरी ट्रेनिंग का पार्ट रहा, मतलब मेरे बहुत सारे गुरु रहे जी। कोई ज्योतिष का, कोई वास्तु का, कोई तंत्र का, कोई एमी, कोई बैठा है कि मैं किसी को भी गुरु बना लिया जिसकी बातें मुझे अच्छी लगती हैं। तो एक व्यक्ति ने मुझे सिखाया, भाई जब भी आप कोई चीज के ऊपर काम कर रहे हो ना, आप फिक्स और वेरिएबल डिसाइड कर दो कि भाई ये चीज फिक्स है, ये चेंज हो ही नहीं सकती, उसके बारे में मत सोचो, ठीक है। ठीक है, उसको हटा दो। अब मैं सोच रहा हूं, मैंने कहा यार क्या तोड़फोड़ नहीं हो सकती, हटा इसको। साउथ ऊपर हो सकता है, नहीं हो सकता, हटा इसको। नॉर्थ ऊपर हो सकता है, नहीं हो सकता, हटा इसको। और मैंने कहा भाई इस दुनिया में सबसे ऊंचा क्या है, धरती पे सबसे ऊंचा क्या है, माउंट एवरेस्ट। मैंने कहा अगर मैं इसके साउथ में माउंट एवरेस्ट की फोटो लगा दूं, अच्छा, तो क्या ये ऊंचा हो जाएगा? हो जाएगा यार। घोड़े कौन सा मछली के लगा रख रहे हैं, खरगोश कौन सा मछली के लगा रहे हैं, फोटो पे सबकॉन्शियस तो रिएक्ट कर ही रहा है ना फोटो उससे। तो मैंने उनके यहाँ पे साउथ में फोटो लगा दी माउंट एवरेस्ट की, गूगल पे क्या प्रिंट निकाला, फोटो लगा दी।
अब मैंने कहा अगर मैं साउथ में माउंट एवरेस्ट की फोटो लगा के इसको ऊंचा कर सकता हूं, तो संसार में सबसे गहरा क्या होता है? कुआं। तो कुएं की फोटो नॉर्थ में लगा दी, पूरी कंप्लीट एनर्जी बैलेंस। तो जिनके यहाँ पे स्लोप इम्बैलेंस होती है ना, तो मैं कोई तोड़ फोड़ नहीं कराता। मैं कहता हूँ यार नॉर्थ में एक कुएं की फोटो लगा लो, साउथ में एक माउंट एवरेस्ट की फोटो लगा लो। पहली बार बताया, नहीं तो मैं एडवांस ये लॉजिक तो मैं भी पहली बार सुन रही हूँ सच में। ये लॉजिक मैं बताता नहीं ना, मतलब एडवांस कोर्स में ही बताता हूँ स्टूडेंट्स को, ताकि जी। उन्हीं को पावर मिले। बट ठीक है, जो लोग परेशान है वो कर ही सकते हैं। आजकल ना कलर्स का बड़ी इंपॉर्टेंस है। जैसे मंडे को है तो बहुत सारी जो लोग हैं वो उस हिसाब से कलर पहनते हैं कि आज ऑफिस जाना है तो आज ये वाला कलर पहनना मेरे है। नाना जी भी पहनते थे, मंडे को ब्लू पहन के खड़े हो गए, ट्यूसडे को रेड पहन लिया, वेडनेसडे को ग्रीन, थर्सडे को येलो, फ्राइडे को अपना वाइट पहन लेते थे या पिंक पहन लेते थे, सैटरडे को ब्लैक, बोले संडे छुट्टी। और नहीं, संडे ऑरेंज पहनते थे, ऑरेंज अच्छा, है इन सूर्य सब का के होता पीछे है। लॉजिक क्या होता है? कोई लॉजिक नहीं है जी, बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। कलर्स आप सिर्फ और सिर्फ अपनी जन्मपत्री के आधार पर पहन सकते हो। आपका जो प्लैनेट अच्छा है वो कलर आपका लाइफ लॉन्ग कलर है। जैसे मान लो अगर आपका शनि बहुत अच्छा है तो आप ब्लैक पहन लो, ब्लू पहन लो, ब्लू ब्लैक दोनों शनि के होते हैं। आपका शुक्र बहुत अच्छा है, आप वाइट पहन लो। आपका बुध बहुत अच्छा है, आप ग्रीन टोन ज़्यादा यूज़ करो। आपका मंगल बहुत अच्छा है, लाल कपड़े पहनो। ठीक है, तो ये तो आप जन्मपत्री के आधार पे आप पहन सकते हो। जी। दूसरा, मैंने इस पे ना रिसर्च की। जैसे क्या होता है, मैं एक ऑकल्ट फील्ड से हूं, तो जो भी कुछ ऐसी बातें या जो भी कुछ ऐसी चीजें होती है ना, वो दिमाग में ना मेरे अटक जाती हैं। जैसे मेरे दिमाग में ना एक क्वेश्चन अटक गया कि जैसे क्या हुआ, किसी कहीं पे कोई मतलब एक्सपायर हो गया था, तो जैसे वो 13वीं वगैरह पे जाते हैं। हाँ जी। तो मेरे फादर बोले भाई ऐसे ऐसे उनकी आज 13वीं है, तो तू एक बार होया। क्योंकि मेरे फादर उस टाइम दिल्ली में नहीं थे। तो मैं कहा ठीक है जी, मैं चला जाता हूँ। मैं जाने लगा। अब मैंने टी शर्ट पहन रखी, उस पर मिक्की माउस बना हुआ था। तो मैंने वाइफ को बोला, मैंने कहा यार मैं एक बार वहाँ जाके आ रहा हूँ। तो मेरी वाइफ कह रही ऐसे थोड़ी जाओगे यार आप, वहाँ तो वाइट कपड़े पहन के जाते हैं, तो आप वाइट शर्ट पहन के जाओ। मैंने वाइट शर्ट चेंज करी और दिमाग में क्वेश्चन बैठ गया कि यार ये जब कोई मरता है तो सारे सफ़ेद कपड़े क्यों पहन के जाते हैं? मतलब बिकॉज इट इज़ कलर ऑफ पीस, हम शांति को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। ओके, शमशान घाट में भी सारे जब जाते हैं तो वाइट कपड़े पहन के जाते हैं, है ना। फिर मैं कहा और क्या क्या होता है? तो मैंने कहा यार शादी में दुल्हन जो होती है वो लाल जोड़े में ही क्यों होती है? आजकल लोग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज करने लग गए, बट एक्चुअल कलर तो ब्राइड का रेड है। तो मैंने कहा दुल्हन लाल कपड़े में ही क्यों होती है? क्वेश्चंस बैठ गए दिमाग में। तो स्कूल कॉलेज टाइम में हम कलर्स के बारे में पढ़ते थे। डार्क कलर्स अट्रैक्ट, एब्जॉर्ब एनर्जी, एंड वाइट और ब्राइट कलर्स रिपेल एनर्जी। तो क्या होता है, जब भी आप किसी भी नेगेटिव जगह पे जा रहे हो, किसी भी नेगेटिव जगह पे जा रहे हो जहां पे एनर्जीज गलत हो सकती हैं, वाइब्रेशंस गलत हो सकती हैं, नेगेटिव इमोशंस हो सकते हैं, सैड इमोशंस हो सकते हैं, ऐसी जगहों पे हमेशा आपको वाइट या ब्राइट कलर्स पहन के जाने चाहिए जो कि एनर्जीज को दूर भेजें आपसे। जी। इसलिए शमशान घाट में या कहीं किसी शोक सभा में आप जाते हो तो सफेद पहन के जाना होता है कि किसी की भी नेगेटिव, भाई एक बंदा परेशान है तो वो जो दुखी, उसका ऑरा भी तो दुखी है ना। हाँ जी। जितने दिन तक वो दुखी रहेगा उसका ऑरा, आप उसके ऑरा से कनेक्ट हो रहे हो, उससे गले भी मिल रहे हो, उसके साथ बैठ भी रहे हो, तो वो ऑरा आपके में मिक्स ना हो, वो वाइट कलर उस एनर्जी को रिपेल कर दे। तो इसलिए वाइट। लाल रंग जो होता है ना, रेड कलर, जितने भी कलर्स हैं, जैसे विबग्योर होता है ना, रेनबो के 7 कलर्स होते हैं, रेड कलर एक ऐसा कलर है जो आपकी आंखों को रोक लेता है। मतलब आप एक कभी करके देखना, आप 10-12 कलर लगा दो, हाँ जी। ठीक है, और ऐसे इधर मुंह करके आप ऐसे देखो, आपकी पहली नजर लाल पे पड़ेगी, अगर वहां लाल है तो आपको दूसरा कोई कलर दिखाई नहीं देगा, आपकी लाल पे नजर अटक जाएगी। आपको पता है जितनी भी बड़ी से बड़ी ब्रांडिंग कंपनीज हैं, मार्केटिंग एजेंसीज हैं, कोई भी प्रोडक्ट उठा लो, एनी प्रोडक्ट, आपको रेड कलर मिलेगा ही मिलेगा।
आप कोको कोला, पेप्सी, मैकडोनल्ड, डोमिनोज, कुछ मर्जी उठा लो, एनीथिंग, कोई ब्रांड कुछ भी उठा लो, आपको उसकी ब्रांडिंग में, लोगोज में, आपको उनके फॉन्ट्स में फायरी या रेड कलर मिलेगा ही मिलेगा। और जो रेड यूज नहीं कर रहा वो ज्यादा दिख नहीं रहा, क्योंकि रेड कलर दिखता बहुत है। इसलिए दुल्हन को लाल जोड़ा पहनाया जाता है, क्योंकि भाई अगर दुल्हन 25,000 का मेकअप करा रही है तो बाकी भी तो 25-50 का करा के ही आई है। लेकिन वो कहते हैं कि भाई आज इसी को देखना है, मतलब आज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यही ब्राइड रहे। तो इसलिए कहते हैं भाई लाल जोड़े में ना, ताकि दुल्हन का अच्छा वो रही तो लाल कलर जो है ना वो अट्रैक्ट कर लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है। तो इसलिए दुल्हन को लाल पहनाते हैं। लोग कहते हैं ब्लैक कलर जो होता है ना वो नेगेटिव कलर होता है। हाँ जी, यही सुना है हमने। यही सुना है ना। मेरे घर में कभी भी पूजा होती है, कुछ भी होता है, मैं हमेशा काले कपड़े पहनता सर, ये कहा जाता है कि जब कोई पूजा हो ना, मैं भी सुनती हूँ अपने बड़ों सफेद से पहनना कि चाहिए। ब्लैक और ब्लू मत पहनिए और ना ही व्हाइट पहनिए। हूँ। हाँ, पता है क्या होता है, क्यों मना करते हैं? काला और नीला शनि को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा। और शनि को लोग हमेशा नेगेटिव नजर से देखते हैं। पता है क्यों देखते हैं? क्योंकि शनि कहता है जितना काम करेगा उतना फल दूंगा। लोग कह रहे हैं यार बिना काम के भी फल देना, करा ना। काम करेगा तो पैसे मिलेंगे, काम नहीं करेगा तो कुछ नहीं मिलेगा, नुकसान मिलेगा। कहते हैं तू बेकार है। शनि से बढ़िया, शनि से बढ़िया, राहु से बढ़िया और केतु से बढ़िया कोई प्लैनेट नहीं होता। ज्योतिष में जो 9 प्लैनेट है ना, उनमें केवल 3 प्लैनेट हैं, राहु, केतु और शनि। राहु रिप्रेजेंट करता है आपके ध्यान को, केतु रिप्रेजेंट करता है आपकी धारणा को, यानी कि इंटेंशन, किसी भी काम को करने के पीछे आपकी क्या मंशा है, क्यों आप ये काम करना चाह रहे हो। शनि रिप्रेजेंट करता है फोकस। अगर आपकी इंटेंशन प्योर है, अगर आप कोई भी काम किसी को कुछ देने के भाव से कर रहे हो, अगर आपका ध्यान नहीं भटक रहा, आप अपने काम में कंसंट्रेशन से काम कर रहे हो, अगर आपके टारगेट्स, आपका फोकस क्लियर है, तो आपको राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी के प्लेनेट क्या, चंद्र क्या है, मन, इमोशंस, आपके मन में जो मेंटल थॉट्स आ रहे हैं, चंद्र। शुक्र क्या है, पैसा दूंगा पैसा दूंगा। अबे ठीक है, वो तो काम करूंगा तो पैसा आ ही जाएगा। हाँ जी। बाकी के प्लैनेट्स बच्चे हैं इनके आगे। ये 3 मेन प्लैनेट्स है, और जिसने इन 3 प्लैनेट्स को सेट कर लिया ना, वही बढ़िया है। तो नीला काला कहते हैं शनि का मत पहनो भाई, एनर्जीज को एब्जॉर्ब करना है, हमें एनर्जीज को रिपेल नहीं करना। सफेद कपड़े कभी भी नहीं पहनने चाहिए पूजा में। लाल पहन लो, आप लाल पहनो, अट्रैक्ट करो, ठीक है। डार्क कलर क्लोथ्स पहनो जब आप पूजा में जा रहे हो। अभी आपने शादी की बात की थी, तो जब हम शादी में जाते हैं तो हम दान करते हैं, कन्यादान करते हैं। हम थोड़ी करते हैं कन्यादान, वो लड़की का बाप करता है कन्यादान। लेकिन हम तो उसे दान ही मानते हैं, कन्यादान ही मानते हैं, क्योंकि हमें जो हम वो लिफाफा देके हाँ आते जी, हैं। जो लिफाफा अच्छा, देते अच्छा, हैं। ठीक है, ठीक है। और एक दान जो है, हम किसी की मदद करते हैं या किसी को कंबल देते हैं या खाना खिलाते हैं या पैसे देते हैं, एक वो भी दान होता है। इन दोनों में फ़र्क क्या है? सबसे पहले शादी की बात करते हैं। जो हम शादियों में लिफाफे वगैरह देके आते हैं ना, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। ये एक्चुअली में हिंदुस्तान में ना 100 साल पहले जो होता था, वो किसी एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से होता था। क्योंकि क्या होता था, आज से 100 साल पहले लोगों पे पैसे नहीं होते थे जी। तो किसी घर में अगर शादी है तो सारे रिश्तेदार क्या करते थे, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते थे, ताकि एक परिवार में शादी ब्याह अच्छे से निमट जाए, कि पैसों की तकलीफ ना आए, ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को एक प्रथा बना दिया। जी। हम बोलते हैं कि भाई शगुन है, मतलब शादी में ना जो हम डाल रहे हैं शगुन होता है भाई, शगुन। तो वो तो एक अलग ही हो गया। मतलब मैं बेसिकली उसको ये मानता हूं कि आप एक बंदे के घर में गए, शादी में गए, आपने वहां पे खाना खाया, वहां पे उसकी 1000, 1200, 1500 रुपए की प्लेट है जी। आप घर से 2 बंदे गए, आपने 3000 रुपए का उसका खाना खा लिया तो आप उसको 3100, 5100 का लिफाफा दे आए, दैट्स इट। आप खाना खाने गए हो, बिल दे के आए हो। मेरा तो ये मानना है पर्सनली, इससे ज़्यादा का कोई कॉन्सेप्ट उसका होता नहीं है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जब हम किसी की शादी में जाते हैं ना, तो मेरी मम्मी ने तो रजिस्टर बना रखा है तो मम्मी उसके यहाँ जाना है, तो मैं कहा जी लिफाफा, बोले रुक जा, 3100 डाल के गया था, 5100 डाल गया था। यही होता है ना। तो भाई वो 3100 डाल के गया था ना, बस 5100 डाला, उससे ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, ओके।
ये होता है, सब घरों में यही होता है, कोई मेरे अकेले घर में तो होता नहीं। बात करते हैं जब हम गरीबों को दान करते हैं। जी। सबसे पहली चीज, गरीबों को दान लोग 2-3 सिचुएशंस में करते हैं। एक, अगर मान लो मेरे कोई क्लाइंट है और मैंने उनको बोला कि भाई आपकी पत्री में जुपिटर जो है वो आपको एक नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, तो समोसे जुपिटर के होते हैं, पीले लड्डू बेसन के, बूंदी के, ये जुपिटर के होते हैं। और मैंने उनको बोला, मैंने कहा जी आप बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू या समोसे आप भिखारियों में बांट दो, बेगर्स में बांट दो। तो वो वाला जो दान है वो उनके जुपिटर के नेगेटिव इफेक्ट को चैनलाइज करने के लिए है। उसमें वो बेगर्स का कोई नुकसान नहीं है, क्लाइंट की एनर्जी एक चैनलाइज हो जाएगी, जुपिटर उनको नेगेटिव इफेक्ट नहीं देगा। एक दान तो ये हो गया जो इंटेंशनली प्लान्ड है फॉर डूइंग अ एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी, प्लान्ड है ये। दूसरा होता है वो दान जो आप बिना किसी अपने स्वार्थ के आप कर रहे हो। आप अनाथ आश्रम में चले गए, वहां पे आपने कुछ डोनेशंस दे दी, आप वृद्ध आश्रम चले गए, वहां आपने कुछ दे दिया, ठीक है, आपने भंडारा लगा दिया, बिना किसी इंटेंशन के, बिना किसी स्वार्थ के, जस्ट फॉर जन कल्याण। वो वाला जो दान है, वो दान जो है ना जी, किसी भी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी से बड़ा है, किसी भी वास्तु रेमेडी से बड़ा है। मैं खुद बोल रहा हूं ये बात, ठीक है, मेरा प्रोफेशन है, फिर भी मैं ये बात बोल रहा हूं। वो दान सबसे बड़ा दान है। आप कुछ भी पैसे मत दो, सामान मत दो, आप वृद्ध आश्रम में आधा घंटा अपना समय दे के आ जाओ जी। आप दूसरी बार जाके दिखा देना, आपकी हिम्मत नहीं होगी वहां जाने की, आप इतना इमोशनल हो जाओगे वहां जाके। जो लोग अपने माँ बाप से प्यार करते हैं बेसिकली, उनके लिए बोल रहा हूँ, जिन्होंने भेज दिया वो तो क्या ही जाएंगे। तो वहां आप सिर्फ समय दे के आओ, उससे बड़ा कोई दान नहीं है। आप अपनी जिंदगी का एक हिस्सा वहां दे के आ रहे हो। तो जो विदाउट एनी इंटेंशन, विदाउट एनी स्वार्थ के दान है, वो दान आपके जितने भी पुराने गलत कर्म है ना उनको काट देगा जी। उनको काट देगा। और आपकी ऐसी ग्रोथ होगी, आपको कहेगा भाई ये क्या हो गया मेरे साथ, मतलब भगवान जी कुछ ज्यादा ही प्रसन्न हो गए, ऐसा हो जाएगा। तीसरी चीज, इन दो सिचुएशंस में ना आपको मैं पर्सनली एक चीज रिकमेंड करूंगा, आपको कभी भी पैसे का दान नहीं करना जी। नेवर। आपको अगर पैसे देने हैं, आप मंदिर के दान पात्र में चढ़ा के आओ, क्योंकि उसको हम दान नहीं बोलते। एक तो मंदिरों में वो दान पेटी लिखना भी नहीं चाहिए, ठीक है, उसमें आप मंदिर के निर्माण कार्य में या कुछ भी अपने इंटेंशन से आप वहां चढ़ाओ पैसे। कभी भी किसी बेगर को पैसे नहीं देने, नेवर। क्यों? उसका एक कारण है जी। सबसे पहले मैं आपको अपना एक रियल लाइफ इंसिडेंट बताऊंगा, जी। उसके बाद मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल रेलेवेंस बताऊंगा। जी। कॉलेज में आई थिंक सेकेंड ईयर में था मैं, इधर M2 के रोहिणी पे BTW है, वहां मैं और मेरे 3-4 दोस्त सीढ़ियों में बैठ के टिक्की खा रहे थे जी। आफ्टर कॉलेज। एक छोटा बच्चा आया, ठीक है, तो उसने बोला भैया भूख लग रही है, भैया 10 रुपए दे दो भैया, ये है वो है। तो मैंने कहा 10 रुपए दे तो दूंगा, पर तू 10 रुपए में क्या खाएगा, यहाँ तो कुछ मिलता नहीं 10 रुपए में, टिक्की खाएगा, टिक्की दिला दूं? कह रहा नहीं भैया, हम पैसे जोड़ के आटा ले जाते हैं घर पे जी। और आप 10 रुपए दे दो। तो मैं ठीक है, मैंने जेब से 10 रुपए निकाले, उसको दे दिए। तो मेरे साथ मेरा एक दोस्त बैठा था, सुमित सोलंकी, कह रहा तू भाई तेरे में दिमाग नहीं है, तू पागल है। तो मैंने कहा भाई क्यों भाई, क्यों पागल हूँ? कह रहा तूने उसको 10 रुपए दे दिए, तूने वेस्ट कर दिए पैसे। तो मैंने कहा 10 रुपए में मैल खड़ा कर लेगा क्या यार, रोटी खाने के लिए लेके गया, क्या होगा, दे दिए यार, कौन दिमाग लगा रहा है इतना। कह रहा मेरे साथ चल, तेरे को एक चीज दिखा दूं। ठीक है। कह रहा तेरे को पता नहीं है, तू मेरे साथ चल, उसके बाद तू कभी भी नहीं देगा। वो बच्चा, मतलब उसकी कितने साल का होगा ये तो मुझे नहीं पता, बट मेरा बेटा 8 साल का है और वो उससे छोटी हाइट का था, ठीक है। इतना सा था वो, इतनी हाइट थी उसकी जो आया था। तो मेरा दोस्त मुझे सुमित पीछे लेके गया, वहां पे मैं क्या देखता हूं, उसके जैसे 3-4 बच्चे पीछे बैठ के बीड़ी फूक रहे हैं। और भाई साहब मैं देख के हिल गया, मैंने पकड़ लिया उसको, इधर आ, तू तो कह रहा था आटा लेके जाऊंगा, और भैया सॉरी भैया गलती होगी, भैया भैया नहीं भैया नहीं भैया गलती होगी, मैं आगे से नहीं करूंगा। मैंने पहले उसकी बीड़ी ली, वो सारी तोड़ फोड़ के मैंने फेंकी वहां पे।
माचिस की डब्बी तोड़ के फेंकी उसकी, ठीक है, अब उसको तो मैं क्या ही कहता, छुड़ा छोड़ू के वो भाग गया। तो मेरे को लगा, मैंने कहा यार मैंने गलती कर दी इसको 10 रुपए देके, आज के बाद नहीं दूंगा कभी भी किसी को। ये वो एक इंसिडेंट है जी। जब ज्योतिष सीखा ना, तो पता है क्या समझ में आया, पैसा क्यों नहीं देना कभी भी, नेवर। पैसा जो होता है वो होता है पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मनी इज पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। पैसे को हम ज्योतिष में शुक्र से डिनोट करते हैं, और शुक्र आपकी लाइफ में पैसे का कारक है, लग्जरीज का कारक है, आपके स्पाउस के साथ आपके अच्छे रिलेशंस का कारक है, एक कंफर्टेबल लाइफ का कारक है, ठीक है। और पैसा भी शुक्र से देखा जाता है, शुक्र पैसे को भी डिनोट करता है, क्योंकि शुक्र भी पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, पैसा भी पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। अब क्या होता है, अगर आपने किसी व्यक्ति को आपने खाना खिला दिया जी। तो आपके कर्मों में आ गया कि आपने उसको खाना खिलाया। हाँ जी। आपने किसी व्यक्ति को ब्रेड का पैकेट दे दिया, आपने दूध दे दिया, आपने आटा दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो वो आपके कर्मों में ऐड हो गया ना कि भाई आपने इसको कुछ खाने के लिए दिया। जी। लेकिन अगर आपने उसको पैसे दे दिए, तो वो अगर उस पैसे, आपका दिया हुआ वो 10 रुपए का नोट, अगर उस व्यक्ति ने उससे आटा खरीदा तो आपके कर्मों में वो आटे का पुण्य ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर उसने बीड़ी का बंडल या शराब खरीद लिया, गांजा खरीद लिया, कुछ भी खरीद लिया ना, उल्टा नशे का सामान खरीद लिया, तो आपके कर्मों में वही ऐड हो जाएगा जाने अनजाने में। और कई बार ना जाने अनजाने में हम ऐसे बहुत सारे काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे बहुत सारे काम कर रहे हैं जो वो, उनकी इंटेंशन तो अच्छी है करने की, लेकिन उनसे हो पाप रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, कुत्तों को बिस्किट डालना, ये सबसे बड़ा पाप है, और ये लोग सबसे करते बड़ा। हैं। सुबह आप जाओ, डिस्ट्रिक्ट पार्क जाओ, जापानीज पार्क जाओ, हाँ लोग जी। भर भर के बिस्किट के पैकेट कुत्तों के आगे डाल रहे हैं, कुत्ते खा रहे हैं। हाँ, ये और मैंने उन भी कुत्तों देखा की है। हालत देखो आप। कुत्ता, आटा और शुगर कुत्ते के लिए एंटी होता है, ठीक है। मैं कई बार सुबह मॉर्निंग वॉक पे पार्क जाता हूँ, वहां पे क्या होता है, कोई भी व्यक्ति ऐसे डाल रहा होता है ना, मैं स्पेशली मैं जाता हूँ, मैंने कहा अंकल मैं आपको एक नंबर भेज दूँ व्हाट्सएप पे। क्या हुआ बेटा? मैं अंकल एक्चुअली ये जो आप डॉग्स को बिस्किट डालते हो ना, ये इन कुत्तों को बहुत ज़्यादा बीमार कर देते हैं, इनको खुजली की प्रॉब्लम हो जाती है, इनको स्किन एलर्जीज हो जाती हैं, ये तड़प तड़प के मरते हैं। मैंने कहा आप ये मत डालो। मैं कहा जितने के आप ये पार्ले जी के लेके आते हो ना, इससे कम कीमत में 20 रुपए किलो में नंबर दे रहा हूँ, आपको कुत्ते के बिस्किट मिल जाएंगे, आप वहाँ से वो लेके वो डालो ना, आपका तो रोज का काम है, इनको एटलीस्ट नुकसान तो नहीं होगा। वो मतलब है चीज़ें। आजकल एक नया ट्रेंड और चल पड़ा है। हम देखते हैं कि अगर किसी की एनिवर्सरी है तो राम और सीता जी गिफ्ट कर दिए जाते हैं, या फिर गणेश जी गिफ्ट में दिए जाते हैं। ये कितना सही है? भगवान की फोटोज कभी भी किसी भी सूरत में आपको गिफ्ट नहीं करनी। आप एक्चुअली, भगवान जी कोई आर्टिफैक्ट थोड़ी हैं। आप अपने घर की लक्ष्मी दे दोगे क्या किसी को? अपनी रिद्धि सिद्धि, अपनी बुद्धि किसी को दे दोगे क्या? अपने घर के रिलेशनशिप्स किसी को दे दोगे क्या? तो राम सीता जी अपने घर में पूजनीय हैं। अपने माँ बाप गिफ्ट कर देते हो क्या आप किसी को? नहीं करते ना। नहीं। तो उनकी फोटो क्यों कर रहे हो आप गिफ्ट में? तो वो नहीं करना कभी भी ना, बहुत गलत चीज़ें हैं, लेनी भी नहीं है। देना तो दूर की बात है, अगर कोई दे के जा रहा है भगवान जी आपको गिफ्ट में, तो लेने भी नहीं होते। तो अगर किसी ने आप दे दिए और किसी के पास हैं जो हमारा ये पॉडकास्ट देख लेने ही रहे नहीं हैं, होते। तो क्या करें? अगर अब किसी ने दे दिए, अब क्या करें? कहीं दे मंदिर में दिए तो ठीक है, बट दे दिए तो ठीक है। आपके घर में जैसे मान लो फॉर एग्जांपल गणेश जी सबसे ज्यादा ट्रेंड में है हाँ जी। ना, ट्रेंडिंग है गणेश जी, बहुत फेमस है। तो अब गणेश जी आपके घर में एक से ज्यादा हो ही नहीं सकते। अगर आप अपने मंदिर में एक से ज्यादा गणेश जी रखोगे, आपका माइंड हमेशा कंफ्यूज स्टेट में रहेगा, हमेशा। आपका एक जगह दिमाग ही नहीं लगेगा, आपकी कंसंट्रेशन पावर खराब हो जाएगी, आपका दिमाग इधर उधर भटकता रहेगा। क्योंकि गणेश जी क्या हैं? आइडियाज़ के देवता हैं, इनसाइट्स के देवता हैं, रिद्धि सिद्धि के देवता हैं। तो अगर मान लो एक रखे हैं तो वो आपकी एनर्जी को सही चैनलाइज करेंगे, अगर 2 रखे हैं तो इधर से भी थॉट, इधर से भी थॉट, तो क्या होगा? कन्फ्यूजन। और हम ये देखते हैं कि कुछ लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं, उनके घर में भगवानों की इतनी सारी नहीं, फोटोज नहीं लगी हुई रखनी। होती हैं, और सर उन्हीं की लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती होती है, हैं, और वो भगवान को इतना सारा पूज रहे होते हैं। हाँ, देखो भगवान को पूजने से आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, ये टॉपिक एक है, ये है।
लेकिन क्या है, अब जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आप एक बाल्टी में पानी भरते जा रहे हो, हाँ जी, लेकिन उस बाल्टी में छेद है नीचे से, तो क्या वो बाल्टी कभी भरेगी? बिल्कुल भी नहीं। नहीं भरेगी ना। ऐसे ही आप पूरे सच्चे मन से भगवान की पूजा करने में लगे हुए हो, लेकिन भगवान जी की एक फोटो आपने अपने घर के डिस्पोजल में लगा दी, तो बाल्टी में छेद कर लिया। जो पूजा पाठ आप कर रहे हो वो लग ही नहीं रहा, क्योंकि डिस्पोजल में रखे हैं भगवान जी। तो वो नहीं होना चाहिए। एक डेडिकेटेड जगह बनाओ, नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में तो मैं मना करता हूं, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आप एक डेडिकेटेड स्थान बनाइए, वहां आप रखिए एक भगवान की एक ही मूर्ति, एक ही फोटो हो, वो आप रखो आराम से। लाल कपड़ा बिछाना है लाल कपड़ा बिछाओ, सफेद बिछाना है सफेद बिछाओ, पीला नहीं बिछाना ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में। पीला कपड़ा बिछाना है तो मंदिर वेस्ट में लगाओ, वहां पे लाल और हरा नहीं लगाना, वहां रखो ना मूर्तियां, वहां करो पूजा आराम से, क्या दिक्कत है? चलिए, तो अब बात करते हैं बच्चों की। बहुत से बच्चे जो होते हैं वो स्टडी में बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। बहुत से पेरेंट्स बहुत सी रेमेडीज़ भी करते हैं, उनकी डायरेक्शन भी चेंज करते हैं कि इस डायरेक्शन में पढ़िए, लेकिन फिर भी बच्चा कमज़ोर का कमज़ोर ही है। उस स्थिति में क्या किया जाए? उस स्थिति में वास्तुशास्त्र में वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट ये एक डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में फॉल करती है, ठीक है। अगर आप वेस्ट साउथ वेस्ट में अपने बच्चे की सारी किताबें रख दोगे, बिना बोले पढ़ेगा, बढ़िया नंबर लेके आएगा। अब अगर आपके यहाँ पे वेस्ट साउथ वेस्ट में किताबें रखने की जगह नहीं है, टॉयलेट है, किचन है, कुछ भी है, तो आपको थोड़ा सा अगर टॉयलेट के बाहर जगह मिल रही है, आजकल सारा डिजिटल जमाना है, सारे बच्चों के नोट्स वगैरह सब मेल पे डिजिटल आते हैं। आप क्या करो, अगर नहीं भी आते तो आप फोटोज ले सकते हो, स्मार्टफोन सबके पास है। आप क्या करो, बच्चे का जितना भी स्टडी मटेरियल है उसको डिजिटल फॉर्म में एक ब्लैक कलर की पेन ड्राइव में डाल लो, और वो पेन ड्राइव अपने घर के वेस्ट साउथ वेस्ट में रख दो। ना तो वो भूलेगा, ना वो उसको एक बार पढ़ लेगा दोबारा पढ़ने की जरूरत, और ना आपको उसको बार बार बोलना कि पढ़ ले, नंबर बढ़िया लेके आएगा। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम इतना कमाते हैं लेकिन फिर भी पैसा जो है घर में टिकता नहीं है। सेम जोन से आ रहा है ये सवाल, क्योंकि जो वेस्ट साउथ वेस्ट की दिशा मैंने आपको बताई ना, वो एजुकेशन के साथ साथ सेविंग्स की भी डायरेक्शन है। अच्छा, तो अगर वहां पे मान लो टॉयलेट है, डस्टबिन है, किचन है, कूड़ा कबाड़ है, प्लांट्स हैं, तो बचत नहीं होगी। उसके लिए एक सिंपल सी रेमेडी है, पहले तो इम्बैलेंस क्लियर कर लो, कूड़ा कबाड़ क्लटर वगैरह हटा दो, टॉयलेट है तो येलो कलर की टेप लगा दो, प्लांट्स है तो उनको वहां से रिमूव करके ईस्ट में शिफ्ट कर दो। वहां पे आप क्या करो, एक छोटी सी गुल्लक रख दो कुछ पैसे डाल के, ठीक है। आपकी सेविंग्स बढ़ने लग जाएंगी। कुछ लोग होते हैं अच्छे खासे पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन उनकी जॉब लगती है छूट जाती है, लगती है छूट जाती है, इसी चक्कर में उनकी पूरी ज़िंदगी बीत जाती है। वो ये सोचते हैं कि एक सेट जॉब जो है वो उन्हें कब मिले और कैसे मिलेगी। इसके साथ साथ एक मैं सवाल आप ही के में ऐड करूंगा, जैसे आपने बोला लगती है छूट जाती है, कई लोग ऐसे भी आते हैं जिनको उनके हुनर के हिसाब से पे नहीं मिलती, है ना। एजुकेशन बहुत ज्यादा है बट जॉब बड़े कम की कर रहे हैं, है ना। दोनों में जो आपका क्वेश्चन था जो मैंने ऐड किया, दोनों का एक ही सॉल्यूशन है। आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, अच्छा, कॉलेज की डिग्री, स्कूल की डिग्री, जो भी आपने पढ़ाई करी, उन सभी सर्टिफिकेट्स को रेड कलर का फ्रेम करा के, मरून कलर का या रेड कलर का फ्रेम करा के अपने घर के साउथ में लगा दो। इस चीज को बोलने में मुझे कोई अड़चन नहीं हो रही कि अगर 25,000 की नौकरी कर रहे हो तो शायद 1,25,000 की लग जाए, ये रेमेडी करने के बाद। जी, मुझे लगता है और इसके बाद बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आपको आने वाले हैं इस पॉडकास्ट के आए बाद। ना आए मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे जी। पास पहले का काम, मतलब टाइम की कमी है काम के चक्कर में। जी, लेकिन सर एक बात यहाँ और आती है, कहते हैं अगर आपकी सेहत अच्छी है तो आप सबको जीवन में हासिल कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि लोग क्या, बच्चों की भी अगर बात करें तो उन बच्चों की हेल्थ सही नहीं रहती है, अक्सर उनके घर में कोई ना कोई बीमार रहता ही है। इसकी क्या वजह है कि जो ये हो रहा है? लाइफस्टाइल बढ़िया है, सारी चीजें ठीक हैं, उसके लिए वास्तु में नॉर्थ ईस्ट, इसको नॉर्थ ईस्ट से कोई कंफ्यूज ना करे, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में होती है नॉर्थ ईस्ट। वहां पे अगर आपके घर में रेड येलो कलर, डस्टबिन, टॉयलेट, कूड़ा कबाड़, क्लटर, ये कुछ भी होगा तो हेल्थ सही रह ही नहीं सकती, ठीक है। तो ये मेजर जोन है, नॉर्थ ईस्ट इज द मेजर जोन ऑफ हेल्थ। तो सबसे पहले उसको बैलेंस करना है।
वहाँ पे आप रेड येलो हटा के ब्लू कलर आप ऐड करेंगे। अगर टॉयलेट सीट है तो ग्रीन कलर की टेप लगा देंगे फ्लोर पे सीट के चारों तरफ। कूड़ा कबाड़ क्लटर है तो उसको वहाँ से आप रिमूव कर दोगे। जी। नॉर्थ ईस्ट बैलेंस हो गया। अब जो हेल्थ इश्यूज होते हैं ना, हेल्थ में बेसिकली बॉडी के कौन से पार्ट में कमी है उसकी पर्टिकुलर दिशा है। ठीक है। जी। अगर जेनरिक कोल्ड कफ खांसी जुकाम बुखार पेट खराब ये सब है तो नॉर्थ ईस्ट से ठीक हो जाएगा। अगर स्पेसिफिक कोई क्रिटिकल इलनेस है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं तो नॉर्थ ईस्ट में इम्बैलेंस होगा। कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में दिक्कत होगी। आपको लीवर से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर्स हैं, एक बहुत बड़ी बीमारी डायबिटीज जी। अगर वो है आपको, आपके ईस्ट साउथ ईस्ट में दिक्कत होगी। ठीक है। उसके बाद मान लीजिए किसी को हार्ट से रिलेटेड इश्यूज हैं तो साउथ वेस्ट में इश्यूज होंगे। किसी को जेनेटिकल ऑर्गन्स या पाइल्स से रिलेटेड इस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, कब्ज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो साउथ वेस्ट में इम्बैलेंस होगा। लंग्स की अगर दिक्कत है ना तो एक ही इम्बैलेंस है, या तो एसी होगा या फ्रिज होगा वेस्ट साउथ वेस्ट में। लंग्स खराब होंगे ही होंगे। ठीक है। उसके बाद मान लो किसी को गैस ब्लोटिंग इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स हैं तो उसके नॉर्थ वेस्ट में पेड़ पौधे या प्लांट्स रखे होंगे। दैट्स इट। और अगर किसी लेडी ने कंसीव किया हुआ हो तो क्या उसकी भी एक डायरेक्शन होनी चाहिए कि उसको इस डायरेक्शन में सोना चाहिए? आपने बोला लेडी ने कंसीव किया हुआ है, इसका मतलब देखो चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड टॉपिक है ये। चाइल्ड बर्थ में 3-4 दिशाएं रिस्पॉन्सिबल हैं। तो चाइल्ड बर्थ के लिए सबसे पहले फिजिकल रिलेशंस जरूरी हैं। फिजिकल रिलेशंस की जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ वेस्ट। अब वो ओके हैं नॉर्थ, इसका मतलब है जैसे वास्तु में ना एक रिवर्स टेक्निक होती है कि क्या क्या आपकी लाइफ में ओके है, इसका मतलब वो दिशा ओके है जी। इसका मतलब फिजिकल रिलेशंस ओके हैं। अब बच्चा कंसीव करने के लिए जो मेल स्पर्म और फीमेल एग जो आपस में फर्टिलाइज होते हैं उनकी दिशा है नॉर्थ वेस्ट। और अगर मेल भी फर्टाइल है फीमेल भी फर्टाइल है तो फर्टिलिटी की दिशा होती है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। आपने ये तीनों दिशाएं ओके कर दी कि आपने बोला लेडी कंसीव कर चुकी, इसका मतलब दोनों फर्टाइल भी हैं, उनके फिजिकल रिलेशंस भी ओके हैं, उन्होंने कंसीव भी कर लिया। मतलब ईस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट ये ओके है जी। अब जब बच्चा माँ के पेट में आ गया 9 महीने तक उस बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें, उसके सारे बॉडी पार्ट्स प्रॉपर ग्रो करें, एक हेल्दी बच्चा पेट में पनपता रहे। इसके लिए जो हमारा पितृ स्थान है ना, क्योंकि क्या है ना हमारा वंश सिर्फ पितरों से आगे बढ़ता है जी। है ना, हमें भी जीवन हमारे पितरों ने दिया और हमारे आगे जो लाइफ कंटिन्यू होगी वो भी पितरों से ही होगी। तो जो पितृ स्थान है वहां पे एक एनर्जी फील्ड होती है जिसका नाम है इंद्र। इंद्र की जो एनर्जी फील्ड है ना वो सुरक्षा कवच का काम करती है हमारे चारों तरफ। हमारे ऊपर आने वाली कोई भी विपदा है उससे हमें सेफ गार्ड करके रखती है। ऐसे ही जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो वो उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। और कहते हैं कि इस संसार में सबसे मुश्किल काम जो है वो माँ की कोख से बाहर आना है एक बच्चे के लिए। अगर आप नेचुरल डिलीवरी में वो अचीव कर चुके, अगर आप माँ के पेट से बाहर आ गए ना तो इससे मुश्किल इस संसार में कुछ है नहीं जी। बाकी आप कुछ भी कर सकते हो, प्रधानमंत्री बन सकते हो आप, अगर आप में स्किल है ताकत है तो। ठीक है। वो अपनी शक्तियों को ही पहचानता नहीं है। तो जो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन है ना वहां कोई भी इम्बैलेंस नहीं आना चाहिए। तो डिलीवरी एकदम नेचुरल होती है, नॉर्मल होती है। और साउथ ईस्ट की जो डायरेक्शन है वो मंगल कार्य की है, तो आपके घर में खुशियां जो आएंगी वो साउथ ईस्ट से आएंगी। तो ये 2 दिशाएं देखनी है बस आपने। साउथ वेस्ट में प्लांट्स बिल्कुल भी ना हो, लाल रंग बहुत ज़्यादा ना हो, ठीक है, ग्रीन कलर भी बहुत ज़्यादा ना हो, ब्लू ब्लैक कलर ना हो, वहाँ पे क्रीम ऑफ वाइट शेड्स येलो कलर ये हो तो बहुत अच्छा रहता है। बहुत से लोग अपने घरों में बहुत सारे प्लांट्स लगा के रखते हैं, क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। प्लांट्स आप लगा सकते हो, प्लांट्स लगाने पे कोई इशू नहीं है, बट प्लांट्स लगाने की 3 दिशाएं हैं 5 में से। जैसे एक होती है नॉर्थ, वहां पे जितने मर्जी लगाओ, एक होती है ईस्ट, वहां जितने मर्जी लगाओ,
नॉर्थ और ईस्ट में जो आप लगाओगे गमलों का कलर नीला या हरा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद साउथ ईस्ट और साउथ जितने मर्जी लगाओ, गमलों का कलर लो लाल, जी। बस। साउथ वेस्ट और वेस्ट में अगर आप प्लांट्स लगाओगे तो बहुत दिक्कत आएगी, तो नहीं लगाने। अच्छा, शुभ दिन की लोग बात करते हैं, हमें कैसे पता चले कि कौन सा दिन शुभ होता है और कौन सा मुहूर्त सही होता है, ये बता दीजिए अब आप हमें। दिन सारे शुभ होते हैं, ठीक है। दिन कोई भी बुरा नहीं होता, मैं किसी भी दिन को बुरा नहीं मानता। इवन कई लोग बोलते हैं देव सो गए, ये हो गया वो हाँ हो गया, जी। मैं नहीं मानता पर्सनली, मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है। क्योंकि क्या होता है, हमारे पास ना एक्चुअली बहुत सारे भगवान हैं, हमारे पास एक शक्ति तो है नहीं, हमारे पास बिल्कुल। तो बहुत शक्तियां हैं। कभी विष्णु जी चला रहे हैं, कभी गणेश जी चला रहे हैं, कभी शिव जी चला रहे हैं। भाई अगर इनमें से एक भी सो गया तो फिर सृष्टि चलेगी नहीं ना कभी कोई ना कोई तो चला ही रहा है ना। बेसिकली क्या होता है, जो बोलते हैं ना देव सोए हुए हैं, जैसे अभी जनवरी में सो गए थे, उस दौरान बेसिकली क्या है, तीन शक्तियां, ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ जी। ब्रह्मदेव का काम है क्रिएट करना, भगवान विष्णु पालनहार, और महेश जो है वो सृष्टि को अंत, मतलब जो पैदा हुआ उसको अंत करके नए सिरे से चालू करो। अब क्या होता है, विष्णु भगवान 365 दिन सृष्टि चलाते हैं। अब वो क्या होता है, थकेंगे भी तो सही, वो कहेंगे भाई मुझे 10-15 दिन 20 दिन सोने तो दो यार, आराम तो करने दो। उस दौरान वो क्या करते हैं, अपनी कमान जो है वो शिव जी के हाथ में दे देते हैं, भाई थोड़े दिन आप चला लो। तो एक्चुअली में तो विष्णु जी सो रहे हैं, शिव जी तो जाग रहे हैं, ब्रह्मदेव तो जाग रहे हैं, तो वो भी तो भगवान ही है ना। जी। दिन सारे अच्छे होते हैं, दिन में कोई खराबी नहीं होती। मुहूर्त जो है ना, मुहूर्त, हाँ जी। वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जी। तो मुहूर्त बेसिकली वो फिर आप पंडित जी से कैलकुलेट करा सकते हो, उसमें पर्टिकुलर टाइम होता है कि भाई इस विंडो में अगर आप ये काम करोगे तो ये इस हिसाब से होगा। वो बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। लेकिन मैं आपको एक रास की बात बता देता हूँ। जी। सबसे पहले आप जितने भी ट्रेडिशनल वास्तु कंसल्टेंट्स हैं ना, आप उनको किसी महल में लेके जाओ, जी। उनको महल का वास्तु दिखाओ, वो आपको बोलेंगे महल का वास्तु खराब है। क्योंकि उनके हिसाब से हेड ऑफ द फैमिली को साउथ वेस्ट में सोना चाहिए, एंट्रेंस नॉर्थ ईस्ट में होनी चाहिए, किचन साउथ ईस्ट में होनी चाहिए, नॉर्थ वेस्ट में खाना वाना स्टोर करके रखना चाहिए। ये प्रजा वास्तु है, ये प्रजा के लिए डिसाइडेड है। अच्छा। एक्चुअली में आज से कुछ 100 साल पहले जब वास्तु थोड़ा फेमस था, राजा महाराजाओं के समय की बात बता रहा हूं मैं, उस समय में आपको पता है वास्तु की विद्या को राज विद्या कहा जाता था। जी। आज भी वास्तु की विद्या को राज विद्या कहा जाता है। राज विद्या का क्या मतलब, जो सिर्फ राजा तक सीमित है। जी। अब राजा को ये था कि भाई इस साइंस की मदद से मैं रोज ग्रो कर रहा हूं, अगर ये साइंस प्रजा के हाथ लग गई तो यार वो भी ग्रो करने लगेगी, है ना। तो राजा बोलेगा फिर मैं राजा थोड़ी रहूंगा, फिर तो मैं भी, ये भी मेरे लेवल पे आ जाएंगे, तो अपने को तो इनको नीचे ही रखना है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पुराने जमाने के एस्ट्रोलॉजर्स या राजगुरु जिनको बोलते थे, वास्तु कंसल्टेंट्स होते थे, पंडित प्रीस्ट होते थे, ये सिर्फ राजमहल में ही दिखेंगे आपको। इनको अलाउड नहीं था बाहर कुछ करना, बाहर के लोग सब अपने आप ही कर रहे हैं भगवान का नाम लेके। इनको अलाउड नहीं था कि भाई बाहर ये विद्या नहीं जानी चाहिए, उड़ा देंगे सर। अब क्या होता है, इंफॉर्मेशन तो फैलती है, जी। अब बाहर प्रजा में पता चल गया कि भाई कुछ ना कुछ तो पंगा है। इन्होंने पकड़ लिया वास्तु वालों को, बोले हमें भी बता। अब ये बोले भाई राजा तो मार देगा, तो प्रजा कह रही हम भी मार देंगे, मारने में क्या है। तो उन्होंने फिर राजा से डिस्कस किया कि भैया ऐसे ऐसे। तो राजा ने क्या बोला, तुम ना मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स निकाल दो, ठीक है। जिससे राजा राजा रहे, प्रजा 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 रहे, रहे। और खुश हो जाए। मेन कीवर्ड है लाइफ में सेटिस्फाई हो जाए, लाइफ में सेटिस्फाई हो जाए। जी। और जो व्यक्ति लाइफ में सेटिस्फाई हो गया ना, उसकी ग्रोथ रुक गई, उसने अपनी ग्रोथ पे कांटा मार दिया। ठीक है। ठीक है। आज मान लो मुकेश अंबानी जी, गौतम अडानी जी, टाटा ग्रुप, इन्फोसिस के मालिक हो गए, जितने भी बड़े लोग टीवी वगैरह पे देखते हैं हम, अगर आज ये लोग आज अभी इसी क्षण बोले कि भाई मैं आज के बाद काम नहीं करूंगा, जितनी भी मेरी नेटवर्थ है उसको एक बैंक में डाल दो, एफडी उफडी करा दो, या बस इंटरेस्ट आए, और आज से मैं सिर्फ अपनी लाइफ में एंजॉय करूंगा। जी। आपको लगता है कि ये इनके बस की अपना पैसा खत्म करना, मतलब आपको लगता है मुकेश अंबानी जी अपना पैसा खत्म कर सकते हैं? इस जन्म में नहीं कर पाएंगे, इतना पैसा है।
मतलब इस मुकेश अंबानी जी प्लस उनके बच्चे भी इस जन्म में जितना मर्जी प्लैनेट भी खरीद लेना, पूरे चांद को खरीद लें, तो भी पैसा खत्म नहीं होगा। जी। इनके बच्चों के बच्चे भी नहीं कर पाएंगे, इतना पैसा है। लेकिन क्या काम बंद कर दिया? नहीं ना। सुबह 6 बजे उठ के काम पे लग रहे हैं, रात के 11 का नहीं पता, 12 का नहीं पता। लोगों को लग रहा है मजे ले रहे हैं जिंदगी के, हमसे ज्यादा काम कर रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, वाइफ तक काम में लगी हुई है, बेटा काम में, बहू काम में, बेटी काम में, हर बंदा काम कर रहा है। क्या कर रहे हैं? एंजॉय तो थोड़ा बहुत टीवी पे दिखता है वो है, पर बाकी दिन तो काम ही कर रहे हैं ना, मजे ही कर रहे हैं। तो सेटिस्फाई हो जाए वो बंदा, खत्म। अब क्या होता है, जो राजा वास्तु है ना, वो टोटल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। और जो भी ये सारी चीजें हैं ना, ये राजा वास्तु में लागू होती ही नहीं जी। राजा का कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट है। वो कहता है साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम बनाऊंगा, सारा दिन सोता रहूंगा, मेरे को बेडरूम वेस्ट में चाहिए। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाऊंगा, भगवान से डायरेक्ट बातचीत होगी, उनसे जो मांगना है मांग लूंगा। साउथ ईस्ट में किचन बनाऊंगा, तो जितना पैसा चाहिए उतना ही आएगा। पैसा चाहिए ही नहीं, मैं तो राजा हूं, मेरे को चाहिए पावर। तो चूल्हा मैं बनाऊंगा साउथ साउथ ईस्ट में, पावर की दिशा में। साउथ वेस्ट के अंदर राजा ने बनाया अपना शस्त्रागार, क्योंकि साउथ वेस्ट की डायरेक्शन जो है वो स्किल्स की डायरेक्शन है, प्रैक्टिस की डायरेक्शन है। वहां पे उसके जो सैनिक हैं वो 24 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना पावरफुल राजा होगा। नॉर्थ वेस्ट सपोर्ट की दिशा है। प्रजा में तो बनवा दिया अनाज रख लो, ताकि प्रजा के मन में क्या फील चली जाए, भाई राजा से ना बस अनाज मिलता रहे, इतना ही सपोर्ट चाहिए राजा से। जी। राजा अपने यहाँ पे क्या बना रहा है, अकाउंट्स रूम, कि भैया मेरा हिसाब किताब परफेक्ट होना चाहिए, अकाउंट्स परफेक्ट होना चाहिए। जी। तो ये बहुत बड़े डिफरेंसेस हैं। अब मेरा ये जो क्वेश्चन है आपसे, ये वास्तुशास्त्र से थोड़ा सा हटकर है। ठीक है। हम देखते हैं कि कुछ लोग रातों रात फेमस हो जाते हैं, उन्हें नेम और फेम सब कुछ मिल जाता ठीक है। है। अभी रिसेंटली आपने देखा रणवीर अलावादिया जो हैं, हाँ हाँ हाँ। वो इतने फेमस थे, लेकिन अब आपको क्या लगता है, आपने उनकी कुंडली भी देखी होगी, कि अब क्या लगता है कि अब वो मैंने- उतने ही फेमस रहेंगे क्या? मैंने एक्चुअली में उसकी कुंडली देखी कल। उसकी अभी शनि और राहु की दशा चल रही है। ठीक है। राहु की जो दशा है ना, उसकी पत्री में राहु 3रे और 8वें घर से कनेक्टेड है, 3rd एंड 8th हाउस। 3rd हाउस जो होता है वो वाणी का है, स्पीच का है। 8वां घर नुकसान का है। इस दशा में डीकोड इसको ऐसे करेंगे, राहु जो है ना, राहु वो है जो है पर दिखाई नहीं देता। जो भी चीज एग्जिस्ट करती है बट दिखाई नहीं, जैसे वाईफाई है, वाईफाई है ना यहाँ पे बट दिखाई नहीं दे रहा। अब राहु क्या है, अगर तू किसी भी ऐसी जगह पे जाएगा जो तू लोगों को दिखाना नहीं जाता, और वहां पे अगर तू कुछ भी बोलेगा तो तू मरेगा। वो उसने क्या किया, वो अपने चैनल पे प्रमोट कर रहा है सनातन धर्म। बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजर्स आ रहे हैं, वास्तु कंसल्टेंट्स आ रहे हैं, पॉलिटिशियंस आ रहे हैं, एक्टर्स आ रहे हैं, और वो एक ऐसे शो में जा रहा है, वहां पे शो में जाके क्या कह रहा है, इतनी इतनी घटिया बातें, इतनी घटिया मानसिकता, है ना। तो ये राहु का है उसका, बट ठीक है, मानसिकता बताता है वो उसकी। रेमेडी भी है उसकी, अगर वो रेमेडी कर ले तो। ये हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, या कुछ लोग तो ये कहते हैं कि हम जो है ये चीज़ें बोलना नहीं चाहते हैं, गाली गलौज करना नहीं चाहते हैं, लेकिन कंट्रोल में नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप क्या? नहीं करना चाहते और वो आप कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज हमारे हाथ में है, हर चीज़ हमारे हाथ में है। अब हम आपस में बात कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं दे रहा गाली, आप क्यों नहीं दे रहे गाली, है ना। आप जिस फ्रेंड सर्कल में बैठते हो, जिस फ्रेंड सर्कल में आप उठते बैठते हो, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मेरा, अब जैसे मैं आपको बात बताता हूँ, मेरे जो यार दोस्त हैं, हम LKG से दोस्त हैं, मतलब मेरे 2-3 दोस्त हैं, और ऐसे नहीं है कि जवानी में बने या कॉलेज टाइम में बने, हम स्कूल के हैं, LKG से आज तक साथ हैं। स्कूल में जब थे एक दूसरे को नाम से बुलाते थे, जैसे मैं, एक दोस्त है उसको बोल रहा हूँ दीपक, वो मुझे अभिषेक बोल रहा है। एक दोस्त है रवि, मैं उसको रवि बोल रहा हूँ, मुझे अभिषेक बोल रहा है। उस टाइम कॉलेज टाइम में बात करने का एक अलग लहजा था, हम भी गाली गलौज करके आपस में एक दूसरे से बात करते थे जैसे नॉर्मल करते हैं। आज रवि या दीपक ये मुझे गोयल साहब बोलते हैं, मैं
दीपक को दीपक नहीं बोलता, मैं उसको गोगिया जी कह के बुलाता हूँ। रवि जैन है, उसको मैं जैन साहब कह के बुलाता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि आज यही स्टाइल है। आज हमारे आपसी बीच में हम एक दूसरे को पहले तू तड़ाक से बात करते थे, आज हम आप कह के बात करते हैं, दीपक जी कह के बात करते हैं। क्योंकि क्या है, हमने इसको ऐसे मेंटेन किया, मैं दीपक 24 घंटे मान लो साथ हैं, हम मोस्टली साथ होते हैं। अगर मैं काम में हूं तो ठीक है, आफ्टर वर्क हम साथ ही होते हैं दोस्त। अब क्या है, मान लो दीपक के साथ कोई बंदा बैठा है, ठीक है, या मेरे साथ कोई बंदा बैठा है, और मैं उससे एवं हाँ भाई क्या लेगा तू, ये ऐसे करके बात कर रहा हूं, तो वो दूसरा भी उसको लाइटली लेगा। या दीपक मेरे से बात कर रहा है, हाँ भाई अभिषेक क्या बोल, क्या कह रहा था तू, वो भी ऐसी। अब मान लो दीपक मेरे को बोल रहा है, अभिषेक जी आप, जैसे मान लो कॉफ़ी शॉप बैठे हैं, अभिषेक जी आप कौन सी कॉफ़ी लेंगे, दीपक जी मैं कैपेचिनो लेना पसंद करूँगा। हम ऐसी बात करते हैं, ये हमारा नॉर्मल लहजा है। ठीक है जी, आप, अब दूसरा बंदा बैठा है, अब वो से पूछ रहा है, अब वो ये नहीं बोल रहा कि भाई ये कौन है अभिषेक, ये अभिषेक जी कौन है, ये भाई बहुत बड़े वास्तु कंसल्टेंट हैं, मेरे परम मित्र हैं बचपन के। तो ये आपके ऑरा को डिफाइन कर रहा है, आपके आसपास को डिफाइन कर रहा है। हमने मेंटेन किया इस चीज को। जब हम घर बनाते हैं तो सबसे पहले नींव रखते हैं, तो नींव किस दिशा में रखनी चाहिए? नींव पूजन जो होता है ना, पता है आपको, जब आप नींव पूजन करते हो ना जी, नींव पूजन ही डिसाइड कर देता है कि आपका घर कितने टाइम में बनेगा, उसमें कोई अड़चन आएगी नहीं आएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम्स आएंगी नहीं आएंगी, वो ही डिसाइड कर देता है। तो सबसे पहले तो उसका मुहूर्त बहुत ज़रूरी है। चलित मुहूर्त में अगर करें, पंडित जी से चलित मुहूर्त लेके करें तो बहुत अच्छा है। नींव पूजन की जो दिशा है वो नॉर्थ ईस्ट है। आप नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में पूजन करो, सबसे बेस्ट है। और बाकी नींव पूजन की कुछ विधि है, वो एक प्रॉपर आप पंडित जी को बुलाओ, वास्तु शांति पूजा होती है। उसमें पुराना कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है, नाग नागिन का जोड़ा रखते हैं, कलश रखते हैं, 11 या 21 ईंटों का पूजन होता है, वो पंडित जी आके बढ़िया करवा के देंगे, वो करना है। ये भी कहा जाता है कि जो आपका बेडरूम है वहाँ पर मिरर नहीं होना चाहिए, तो उसकी सही डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? मिरर हो सकता है बेडरूम में, बट मिरर जो है ना, जी। उसके अंदर आपके बेड की रिफ्लेक्शन नहीं आनी चाहिए। उसका कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपने साउथ वेस्ट में अपना बेडरूम बनाया, जी। ठीक है। अब हमारे घर छोटे छोटे हैं, है ना, एक रूम के अंदर 2-3 दिशाएं आ सकती हैं। तो साउथ वेस्ट में मान लो अगर आप बेड लगा रहे हो, तो उसके बगल में साउथ वेस्ट भी है, जो कि डिस्पोजल की डायरेक्शन है। अब मान लो साउथ वेस्ट में अपना बेड लगा दिया, जी, साउथ वेस्ट में आपकी एक वार्डरोब आ रही है, जिसके अंदर हमने बोला यार पैसे पूसे मत रखो, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मत रखो, कपड़े रखने रख लो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कपड़े में थोड़ा पैसा ज्यादा खर्च हो जाएगा, अलमारी ये जगह, कपड़े रख लो। अब अगर उसी वार्डरोब पे साउथ वेस्ट में आपने मिरर लगा दिया और आपके बेड की रिफ्लेक्शन उस मिरर में जा रही है, जब आप सोओगे तो आप साउथ वेस्ट के साथ साउथ वेस्ट में आ जाओगे। और डिस्पोजल में सोने से होती है मृत्यु। जी, डिस्पोजल है ना, खत्म, कैंसर हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, व्यापार खत्म हो जाएगा, बंदा लॉस में चला जाएगा, सब कुछ, ठीक है। तो इसलिए मिरर में कभी भी आपके बेड की रिफ्लेक्शन ना आए। दूसरा, जो आपका एंट्रेंस डोर है वो अगर अच्छी दिशा में है तो उसकी रिफ्लेक्शन कभी भी मिरर में ना आए। प्लस जो आपके घर की आउटर बाउंड्री है ना, चार दीवारी, आप अपने घर में मिरर कुछ इस तरीके से प्लेस करो कि जो चार दीवारी है उस पे मिरर ना आए। क्योंकि मिरर क्या करेगा, आपने मान लो चार दीवारी है, आपने यहां मिरर लगाया, जितना मिरर में दिखेगा वो उतना ऊपर एक्सटेंड कर देगा। हाँ जी, ठीक है, तो एक्सटेंशन का इफेक्ट आ जाता है। अब मान लो ये एक आपका घर है, इसमें यहां पे एक टॉयलेट है, आप इस वॉल पे मिरर ना लगा के इधर वाली मिरर पे लगा रहे हो, तो जो टॉयलेट के रहे हो तो घर के अंदर ही आ रहा है ना, घर से बाहर नहीं जा रहा। तो चार दीवारी पे मत लगाओ बस। और आजकल एक नया ट्रेंड चला है कि जब भी आप गाड़ी खरीदते हैं तो आप उसका कलर और नंबर देखते हैं कि हमें कौन से नंबर लेना है। इसके पीछे क्या लॉजिक है? नंबर्स इज न्यूमरोलॉजी। उसके अंदर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ 26 फरवरी 1989, तो 26 का टोटल हो गया 8, पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल हो गया 1। ठीक है, तो या तो आपकी जो भी आप गाड़ी लो, पहली बात तो आजकल गाड़ी का नंबर सेलेक्टिव नहीं है, वो जो भी आता है अपने आप आता है। बट हाँ, यहाँ पे दिल्ली का मुझे पता है 28,000 रुपये लगता है, आप कोई भी नंबर आप ले सकते हो, जो भी 4 डिजिट का ना, बहुत ज़्यादा वीवीआईपी नहीं होता, वो और महंगे हैं। तो वो अगर आपको लेना है तो आप 8 का टोटल,
या 1 का टोटल, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ये जी। कॉन्सेप्ट वहां खत्म। या तो 8 नंबर की गाड़ी ले लो या 1 नंबर की गाड़ी ले लो, ठीक है। वो आपका साथ अच्छा देगी। 8 नंबर होता है मेरा नंबर, जिसको हम डेस्टिनी नंबर बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, मूल अंक बोलते हैं, मूलांक बोलते हैं। जो पूरी डेट का टोटल है ना 1, वो होता है सपोर्टिव नंबर, जो नंबर आपको हमेशा हर डोमेन में सपोर्ट करेगा। जैसे मान लो आपका मूलांक 1 है, मेरा सपोर्टिव नंबर 1 है, तो मैं आपको जो भी बोलूंगा आप हाँ में हाँ मिलाओगे, जी। आप मुझे सपोर्ट करोगे अगर आपका 1 है तो, ठीक है। तो गाड़ी में 8 की बजाय अगर 1 नंबर की लूं, टोटल अगर 1 नंबर का लूं, तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। जैसे अभी मेरी जो गाड़ी है उसका टोटल 1 आता है, ठीक है। ठीक है, जो अब मैं लूंगा उसका भी 1 ही लूंगा। तो 1 नंबर आपके लिए जो पूरी डेट का टोटल है वो नंबर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। अब बात करें कलर की। जी। कलर 2 तरीकों से देखा जाता है। एक, सबसे पहले जन्म पत्री से। जैसे अगर आपकी पत्री में शनि बेकार है तो आप ब्लैक ब्लू कलर की गाड़ी नहीं ले सकते। जी। अगर आपकी पत्री में शनि अच्छा है तो आप ये दोनों कलर ले सकते हो। शुक्र खराब है तो सफेद नहीं ले सकते, शुक्र अच्छा है तो सफेद ले सकते हो, है ना। मंगल बेकार है तो लाल नहीं ले सकते, मंगल अच्छा है तो लाल ले सकते हो। प्लैनेट के हिसाब से, वास्तु के हिसाब से अगर मैं बात करूं, मान लीजिए आपकी गाड़ी आपके घर के नॉर्थ में खड़ी होती है, आपका गैराज नॉर्थ में है, या घर के बाहर नॉर्थ में खड़ी होती है, तो नॉर्थ वाटर एलिमेंट है, वहां पे आप लाल रंग की गाड़ी खड़ी करोगे तो पैसे फंसने लग जाएंगे। अच्छा। वहां पे आपको नीले काले रंग की ही खड़ी करनी है, वाइट सिल्वर खड़ी हो सकती है, मतलब जो भी कलर्स आते हैं वाइट सिल्वर ग्रे ब्लू ब्लैक, ये सारी नॉर्थ में खड़ी हो सकती हैं। लेकिन अगर आपने ब्लू कलर की गाड़ी साउथ में खड़ी कर दी तो भी पैसे फंस जाएंगे। जी। तो कलर वो देखना है आपको। अब इसका छोटा सा उपाय है। जी। अब आप बोलो यार भाई मेरे को तो ब्लैक कलर की गाड़ी पसंद है और मेरा घर साउथ फेसिंग है, तो मैं गाड़ी ले सकता, ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप ब्लैक कलर की गाड़ी ले लो, घर के वहां साउथ में खड़ी कर रहे हो, अमेजोन पे जाओ, गाड़ी का लाल रंग का कवर मंगा लो, जब भी गाड़ी खड़ो उस पर कवर चढ़ा दो, खत्म बात। थैंक यू सो मच सर कि आप हमारे स्टूडियो में आए, विदस में आए। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू जी। आज का हमारा ये पॉडकास्ट आपको बेहद पसंद आया होगा और आपको वास्तु के बारे में बहुत ही बेहतरीन जानकारी मिली होगी। अगर आप भी वास्तु एक्सपर्ट अभिषेक गोयल जी से कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो अगले पॉडकास्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपनी होस्ट अन्नू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।